So, Jain to all and good afternoon to all. Am I audible? Jain, Sachin, Anushka, Sagar, Surbhi. Am I audible? क्या आप लोगों तक मेरी आवाज आ रही है? क्या आप मेरे को सुन पा रहे हैं? प्रणाम संध्या। क्या आप मेरे को सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हो ना? चलो बढ़िया है। ओके ओके ओके। आई टू सिल्वर ठीक है। So today we are going to start with biology and as you all know biology बहुत important है। अगर आपको एग्जाम निकालना है तो बायोलॉजी तो करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि बायोलॉजी के टोटल कितने क्वेश्चंस आएंगे? 10 क्वेश्चन आएंगे आपके सीडीएस के अंदर। और वही एनडीए के अंदर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी आपके 10 से 12 ही आते हैं। ठीक है ना, 10 से 12 जनरली 10 ही पूछते हैं, तो 10 से 12 आपके यहाँ पे भी आते हैं। ओके, तो बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, क्योंकि लिमिटेड चैप्टर्स है, लिमिटेड चीजें हैं, आपको अच्छे से करनी है। इसमें आपके आखिर के जो चैप्टर्स होंगे वो थोड़े आपको रटने पड़ेंगे। बायोलॉजी में भी देखो कुछ चीजें रटने वाली होती है, जैसे डिजीज वगैरह हो गई, कौन से वायरस से हो रही है, क्या हो रही है, क्या नहीं हो रही है। बट ये उतना बोरिंग नहीं है जितना आपका ज्योग्राफी था, काफी मतलब सिंपल है। ओके ठीक है ना, फाइन। अब देखो आपको कुछ महीने और मेहनत करनी है। अभी देखो जून आपके खत्म होने वाला है, जून ऑलमोस्ट एंड पे आपके। अब जून खत्म हो जाएगा, इसके बाद में देखिए आपके जुलाई आएगा एंड अगस्त आएगा। तो आप मेरी आवाज 2 महीने और सुनोगे, मेरी आवाज सुनोगे मतलब क्लास के अंदर 2 महीने और सुनोगे। उसके बाद देखो ना तो ये कोई डेली क्लासेस है ना कुछ और है, तो ऑब्वियस सी बात है आप इन सब चीजों को मिस भी करने वाले हो, है ना। इवन आप अगर सिलेक्टेड हो जाते हो, आईए में पहुंच जाते हो, एएफए पहुंच जाते हो, कहीं पे भी पहुंचते हो, एक ना एक दिन ये दिन आप रिकॉल करोगे कि हम उस दिन वैसे प्रिपरेशन करते थे, ये करते थे, वो करते थे। ये जितने भी आप आज के टाइम में सेक्रीफाइसेस करते हो, जितने भी स्ट्रगल्स करते हो, ये आप रिकॉल करोगे तभी। और एक तरफ स्माइल भी आएगी, एक तरफ कुछ और भी होगा, ठीक है ना। तो ये हर एक मोमेंट को जीना चाहिए। अब ये आपकी प्रिपरेशन फेज है, तो इसको मस्त तरीके से जियो, ठीक है ना। चलिए अभी क्लास स्टार्ट करते हैं ना। सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फोकस करके करना भाई, बहुत सारे क्वेश्चंस है इस क्लास के अंदर। तो मैं कुछ क्वेश्चंस में आपको पोल देगा और कुछ क्वेश्चंस में अपन डायरेक्ट करेंगे, ठीक है ना। डायरेक्ट मतलब कमेंट सेक्शन से। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, इमोशनल करवा दिया, कोई रोने मत लग जाना, रोने धोने का काम बाद में करना, पहले क्लास करो, ठीक है ना। चलो यहाँ पे देखो, अभी सेल की बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं सेल के बारे में। सेल के बारे में सब लोग देखो, दो आपके सेल चैप्टर में ऐसे पॉइंट है जो सब लोग जानते हैं। पहला पॉइंट तो आप ये जानते हो कि सेल इज ए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, एंड दूसरा क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में क्या जानते हो? 70-80 स्लाइड से, 70 आई थिंक। बताइए भाई, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में क्या जानते हो? क्वेश्चन सा मतलब इतने, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में क्या जानते हो? वो दो चीज ही जानते हो आप इस चैप्टर में, आज आप काफी सारी चीजें जान जाओगे। नाउ अगर मैं सेल के बारे में बात करता हूँ, व्हाट इज ए सेल। तो सेल क्या होती है, सभी को पता है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या होती है भाई आपकी? बेसिक यूनिट होती है लाइफ की, है ना, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, यही चीज आप पढ़ते हो हमेशा, ठीक है। अब ये जो सेल है, सबसे पहले इसको आपके फाइंड किसने किया? उन्हीं को क्या बोलते हैं अपन, फादर ऑफ साइटोलॉजी बोलते हैं। साइटोलॉजी मतलब, साइटोलॉजी मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ। ये सबसे पहले आपके सेल को देखो फाइंड किसने किया, ईयर आपका 1665, ये किया आपके रॉबर्ट हुक ने। किसने किया भाई? रॉबर्ट हुक ने किया। इन्होंने कैसे किया? इन्होंने एक पेड़ के पास गए और उस पेड़ के बाग से एक कोर्स स्लाइस लिया और उसको क्या किया, आपके प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के अंडर क्या किया, उसको एनालाइज किया, ठीक है ना। प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के अंडर क्या किया भाई, उसको एनालाइज किया।
एनालिसिस करने पे इनको पता चला कि हाँ भाई सेल आपकी क्या करती है, हर चीज के अंदर एग्जिस्ट करती है। जैसे आपने देखो पिछली क्लास इन द सेंस केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा कि हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक चीज, मैटर वाली चीज आपके छोटे से छोटे आपके क्या बनी हुई है, सब एटॉमिक पार्टिकल से बनी हुई है। वैसे ही अगर सेल बात करें, ह्यूमन बींग्स की बात करें, अभी अपन बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, लिविंग थिंग्स की बात करें, तो लिविंग थिंग्स में अगर सबसे छोटी चीज माने तो अपन क्या है, सेल। सेल के अंदर भी देखो आपको सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलेंगे, जिनको अपन ऑर्गेनल्स बोलते हैं यहाँ पे, मतलब रिलेट कर सकते हो आप चीजें। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप था ना, ये पुराने टाइप का माइक्रोस्कोप था, तो इस टाइम में ना आपके सिर्फ इतना ही पता चला कि हाँ सेल से हर चीज बनी हुई है। ठीक है। हर चीज क्या हुई है, आपके सेल से बनी हुई है। बट ये चीज पता नहीं चली कि भाई सेल के अंदर आपकी ऑर्गेनल्स भी होती है, क्योंकि इस टाइम आपके जो आज के टाइम में कॉम्प्लेक्स माइक्रोस्कोप होता है ना, वो नहीं मिला था। 1940 में क्या होता है, आपके कॉम्प्लेक्स माइक्रोस्कोप का क्या होता है भाई, खोज होती है, उसके बाद में हर एक सेल ऑर्गेनल के बारे में अपने को क्या हो जाता है, पता चल जाता है। ठीक है। ये ईयर और आपको ध्यान रखना है भाई कौन डिस्कवरर है, ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। ओके। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट आता है आपका फ्री लिविंग सेल्स। अगर आपके एग्जाम में पूछ ले कि भाई फ्री लिविंग सेल्स को आपके किसने क्या किया था, किसने डिस्कवर किया था, तो ये डिस्कवर किया था आपके लियोन हॉक ने। कब किया था, 1674 में। इन्होंने ये कहाँ पे आपके डिस्कवर किए, एक पॉन्ड वाटर के अंदर इनको डिस्कवर किया फ्री लिविंग सेल्स को। इसके बाद में देखो एक तीसरा क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, दैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को देखो किसने डिस्कवर किया, ये आपके क्या भाई, रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने किया आपके 1831। कब किया भाई, 1831 के अंदर। अब देखो ये आपका क्या है भाई, ये पूरा का पूरा आपका सेल है। ठीक है ना। सेल के बीच में आपको क्या दिख रहा है, सेल के बीच में देखो आपको दिख रहा है न्यूक्लियस, है ना, जो सेंटर में होता है। ये वही वैसा ही न्यूक्लियस है जैसे आप एटम के अंदर पढ़ते थे ना, वैसे ही उसी तरीके से यहाँ पे भी समझ लो एक न्यूक्लियस है। ठीक है। अब ये जो बाकी का स्पेस है, इस बाकी के स्पेस में या तो आपको ऑर्गेनल्स मिलते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट, जैसे आपकी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होते हैं ना, लीवर वगैरह होते हैं, वैसे सेल के खुद के ऑर्गन्स होते हैं जिनको ऑर्गेनल्स बोलते हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल्स मिलेंगे जिनको अभी अपन थोड़ी देर में पढ़ेंगे। अब ये ऑर्गेनल्स हो गए, ये न्यूक्लियस हो गया, इनके बीच में जो ये लिक्विड आपका भरा होता है ना, फ्लूइड भरा होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, ये जो पूरा पार्ट हो गया ना भाई, ये पूरा का पूरा पार्ट, इसको बोलते हैं अपन प्रोटोप्लाज्म। ये जो पर्टिकुलर लिक्विड होता है इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है। तो अगर एग्जाम में पूछ ले कि भाई आपका जो प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म, तो ये क्या आपके फ्लूइड सब्सटेंस है सेल के अंदर, और इसकी खोज किसने की थी, आपके पुरकिंजे ने की थी 1939 के अंदर। कब की थी, 1939 के अंदर। फाइन। अब प्रोटोप्लाज्म में देखो क्या क्या आ जाता है, साइटोप्लाज्म आता है, न्यूक्लियोप्लाज्म आ जाता है, और सारे ऑर्गेनल्स आ जाते हैं। अब न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड भरा होता है ना, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ये न्यूक्लियस का फ्लूइड है भाई। ठीक है ना। न्यूक्लियस वाला जो फ्लूइड होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। बाकी के सारे ऑर्गेनल सबको मिला के क्या बोलते हैं अपन, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। फाइन। अब इसके बाद में ये तो यार एकदम स्टैटिक चीजें हो गई, सभी को मतलब ये तो आपको रटनी पड़ेगी, सभी को पता है। मेन आती है आपकी सेल थ्योरी। अब ये सेल थ्योरी देखो किसने दी, अगर अपन बात करते हैं किसकी भाई, आपके सेल थ्योरी की। तो सेल थ्योरी की बात करते हैं, तो सेल थ्योरी आपकी किसने दी थी भाई, दो साइंटिस्ट थे, दोनों के नाम याद रखने हैं आपको, एक है स्लेडन और एक है स्वान। ठीक है ना। इन दोनों ने सबसे पहले क्या दी थी, आपकी सेल थ्योरी दी थी 1838 1839 के अराउंड। ठीक है जी। फाइन। इसके अराउंड आपकी क्या दी गई थी भाई, सेल थ्योरी दी गई थी। इस थ्योरी के अंदर इन्होंने क्या बोला कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, कि मतलब जितने भी प्लांट्स और जितने भी एनिमल्स है वो सारे के सारे आपके सेल से बने हुए हैं। सेल इज ए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जो आप रोज रटते हो कि सेल इज ए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है ना। इसके बाद में इस थ्योरी को आपके एक्सपांड किसने किया, इस थ्योरी को एक्सपांड किया आपके वर्च्यो ने 1855 के अंदर। और वर्च्यो ने क्या बोला भाई, देखो इन्होंने तो ये बोल दिया कि जितनी भी चीजें बनी हुई है, चाहे एनिमल हो चाहे आपके प्लांट हो, सारे के सारे बेसिक यूनिट सेल से बने हुए हैं। वर्च्यो ने क्या बोला कि ये जो सेल है, ये सारी की सारी सेल आपकी प्री एग्जिस्टिंग सेल से क्या होती है, अराइज होती है, मतलब पहले से बनी हुई एक सेल से क्या होती है, आपकी अराइज होती है। ठीक है ना। तो ये बात भी आपको क्या रखनी है भाई, ध्यान रखनी है। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये टाइमलाइन एक बार आप वापस देख सकते हो, ये मैप है, आप मैप से सारी चीजें वापस रिकॉल कर सकते हो, ये बस आपके रिवीजन पर्पज के लिए। तो सेल देखिए भाई, ई सेल है सर्टेन कंपोनेंट्स फॉर स्पेसिफिक फंक्शन। अब देखो जो सेल होती है ना भाई, जैसे सपोज करो ये आपकी क्या है भाई, सेल है। अब सेल के बीच में क्या मिलेगा आपको, न्यूक्लियस मिलेगा। ठीक है। ये आपका प्रोटोप्लाज्म एंड सब कुछ हो गया, लिक्विड भरा है वो साइटोप्लाज्म हो गया। अब इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या मिलेंगे, ऐसे ऑर्गेनल्स मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट के। ठीक है ना। ई सेल हैज ए सर्टेन कंपोनेंट्स फॉर स्पेसिफिक फंक्शन। ये जो आपके अलग अलग ऑर्गेनल्स है ना, इन ऑर्गेनल्स का अपना अपना फंक्शन है इस सेल के अंदर।
ये ऐसे समझ लो जैसे आपकी पूरी बॉडी है, आपकी बॉडी के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं और सबका अपना अपना फंक्शन होता है। वैसे ही इस सेल को चलाने के लिए इसमें क्या मिलेंगे अपने को, अलग अलग क्या मिलेंगे, कंपोनेंट्स मिलेंगे जो आपके क्या करते हैं, सेल को चलाते हैं। है ना, ऐसे समझ लो कोई इसकी किडनी है, कोई इसका क्या भाई आपके हार्ट है। वैसे अलग अलग होंगे, अपन पढ़ेंगे ये समझने के लिए, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे क्या भाई आपके सेल ऑर्गेनल्स है। ओके, दीज ऑल टुगेदर मेक बेसिक यूनिट, जिसको क्या बोलते हैं अपन, सेल बोलते हैं। स्मॉलेस्ट सेल अगर आपके एग्जाम में पूछ ले कि भाई बताइए सबसे छोटी सेल किसकी है, तो ये है माइकोप्लाज्मा। और लार्जेस्ट अगर पूछ लेना तो लार्जेस्ट सेल मिलेगी आपको एग ऑफ ऑस्ट्रिच में। किस में मिलेगी, ऑस्ट्रिच के एग में मिलेगी, ठीक है ना। और अगर ह्यूमन बीइंग में पूछ ले लार्जेस्ट बताइए तो कौन सी है भाई, आपकी नर्व सेल है। ये नर्व सेल वगैरह आप आगे पढ़ोगे, ठीक है ना, आगे के बहुत मतलब 10th वाली एनसीईआरटी के अंदर पढ़ोगे आप। अब ऑर्गेनिज्म को इन्हीं सेल्स के बेसिस पे दो पार्ट के अंदर अपन क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं यूनिसेलुलर, एक को बोलते हैं मल्टी सेलुलर। जानते हो ना भाई यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर, कि नहीं जानते हो। अब यूनिसेलुलर क्या होता है, जिसके अंदर एक ही सेल होगी, जिसके अंदर क्या होगी भाई, सिंगल सेल होगी। और यही सिंगल सेल आपकी क्या करेगी भाई, सारे फंक्शन करेगी। सिर्फ ये एक ही सेल क्या करेगी, सारे फंक्शन करेगी। मतलब नो डिफरेंशिएट सेल फॉर स्पेसिफिक फंक्शन, अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग सेल नहीं है। जैसे कि देखो एग्जाम्पल के लिए आपकी ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं। अब किडनी में देखो आपको अलग सेल मिलेगी, हार्ट के अंदर आपको अलग सेल मिलेगी, है ना, आपकी लीवर के अंदर अलग सेल मिलेगी। तो हर सेल का देखो अलग अलग डिफरेंशिएटेड फंक्शन है, बट यूनिसेलुलर में सिर्फ एक ही सेल मिलेगी और वही आपकी क्या करेगी, सारे फंक्शंस करेगी। जैसे कि एग्जांपल अमीबा हो गया आपके, है ना, आपके क्लेमिडोमोनास हो गया, आपके पेरिमीशियम हो गया, आपके बैक्टीरिया हो गया, ये सारे के सारे आपके यूनिसेलुलर होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सा यूनिसेलुलर है, तो आपको पता होना चाहिए यूनिसेलुलर कौन से। फिर दूसरा होता है मल्टी सेलुलर, जिसके अंदर मतलब भाई बहुत सारी आपकी क्या होगी, सेल होगी। और हर सेल आपकी क्या करेगी, डिफरेंशिएटेड क्या करेगी भाई, फंक्शन करेगी, स्पेसिफिक फंक्शन करेगी, ठीक है ना। जैसे प्लांट एंड एनिमल सेल हो गए, प्लांट और एनिमल में ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके सेल ऑर्गेनल्स। यहां से करना भाई क्लास में फोकस, क्योंकि ऊपर वाले पार्ट से तो इतना क्वेश्चन नहीं पूछा है। बट अभी जो आप करोगे ना, हर एक पेज आपका इंपॉर्टेंट है, हर पेज, हर पेज से मतलब रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे सबसे ज्यादा रिपीटेशन आपको क्वेश्चन का देखने को मिलता है, ठीक है ना। अब सेल ऑर्गेनल्स की बात करते हैं, तो सेल ऑर्गेनल में सबसे पहले क्या आएगा भाई, आपके सेल मेम्ब्रेन आएगा। सबसे पहले क्या आएगा, सेल मेम्ब्रेन आएगा, ठीक है ना। अब सेल मेम्ब्रेन देखो क्या होता है। ये आपकी भाई सपोज करो एक सेल है, ठीक है, ये सेल है, ये क्या हो गया, इसका न्यूक्लियस हो गया। इस सेल के क्या मिलेगी आपको, यहाँ पे कवरिंग मिलेगी, ठीक है ना। जैसे आपके घर की दीवार है ना भाई, बाउंड्री है, वैसे इसकी क्या मिलेगी, ये बाउंड्री मिलेगी। इसी बाउंड्री को अपन क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। एक ही चीज है, दोनों अलग अलग नहीं है, कंफ्यूज मत करना। इसको या तो बोलते हैं अपन सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होती है, ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है आपकी सेल की, इसी को अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। अब ये जो आपकी देखो, जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर आपको दो लेयर देखने को मिलती है, ठीक है ना। देखो बाई लेयर बनी हुई है, ऊपर दिख रही है आपको रेड कलर की लेयर, नीचे भी देखो रेड कलर की लेयर देखने को मिल रही है। तो मेड ऑफ बाई लेयर ऑफ फोस्फोलिपिड्स, ये किससे बनी है, आपकी फोस्फोलिपिड से बनी है। मतलब इसके अंदर जो लिपिड है वो कौन सा, आपके फोस्फोलिपिड है। और इसके बीच में देखो आपको क्या देखने को मिलेगा, कोलेस्ट्रॉल देखने को मिलेगा, मतलब लिपिड्स देखने को मिलेगा, और साथ में प्रोटीन्स देखने को मिलेगा। ये दिख रहा है आपको, प्रोटीन्स आपके कहीं कहीं चिपका हुआ है, कहीं कहीं आपके देखो कोलेस्ट्रॉल चिपका हुआ है। तो बीच में आपके एम्बेडेड क्या मिलेगा, बीच में मिलेगा आपको कोलेस्ट्रॉल एंड आपकी प्रोटीन्स। वही सारी है क्या भाई, एम आई ऑडिबल, एम आई ऑडिबल। ब्लैक स्क्रीन आ रहा है, किसी का आ रहा है क्या भाई ब्लैक स्क्रीन, एम आई ऑडिबल। अरे प्रियांशु जी यार, आपका रोज का ये इशू होता है, चेक करो यार, आपका हमेशा होता है आपको ये इशू। डिवाइस चेक करो, नेटवर्क चेक करो अपना, ठीक है। अभी अपन कहाँ पे थे, ठीक है यहाँ पे थे। तो आपके क्या होता है भाई, फोस्फोलिपिड्स के अंदर आपको बीच में क्या मिलेगा, कोलेस्ट्रॉल मिलेगा, और आपको क्या मिलेगा, प्रोटीन्स मिलेगा, ठीक है ना। ये दोनों आपको मिलेंगे। ओके, अब ये जो आपकी लेयर होती है ना, आप देखो, जैसे आप खाना खाते हो, आप तो मुंह से खाते हो, सेल को भी तो भाई कोई ना कोई प्रोटीन्स वगैरह आपके चाहिए होगा ना, बाहर से कुछ ना कुछ चाहिए होगा ना, ठीक है। बाहर से क्या चाहिए होगा आपके, कुछ ना कुछ चाहिए होगा। अब बाहर से कुछ ना कुछ चाहिए होगा, तो सेल के अंदर जाने के लिए भाई कोई ना कोई तो एंट्री पॉइंट होना चाहिए,
अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई कोई भी घुस जाएगा, ऐसे तो वायरस भी अंदर घुस जाएगा, ऐसे तो वायरस भी अंदर घुस जाएगा, बैक्टीरिया भी अंदर घुस जाएगा, उनको रोकना भी है। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, ये प्रोटेक्शन का काम करती है ना, एक तरीके से इसे समझ लो, ये क्या आपका चेक पोस्ट है, ये क्या आपका एक तरीके से चेक पोस्ट है। तो ये जो चेक पोस्ट होता है ना भाई, ये चेक पोस्ट क्या होता है, आपके सेल सिलेक्टिवली परमीबल होता है, मतलब सेमी परमीबल होता है। क्या होता है भाई, आपके सेमी परमीबल होता है, मतलब सभी को एंट्री नहीं देता है, सिलेक्टेड लोगों को ही एंट्री देता है ये, हर किसी को अंदर नहीं घुसने देगा, ठीक है ना, हर किसी को आपके अंदर नहीं घुसने देगा, सिर्फ सेलेक्टिव लोगों को ही क्या करने देगा, आपके अंदर घुसने देगा। ओके, तो ये किस सेलेक्टिव को अंदर आने देगा, हर किसी को आपके अंदर नहीं आने देगा, तो सेलेक्टिवली आपके परमेबल होता है या सेमी परमेबल होता है, ठीक है। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, ये क्या होती है, आपकी फ्लेक्सिबल होती है। जैसे कि आप एग्जाम्पल लो अमीबा का, आप किसका एग्जाम्पल लो, अमीबा का। अमीबा का देखो काफी फ्लेक्सिबल आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, कि आपके अमीबा क्या करता है भाई, ऐसे ना थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाएगा। अब इस स्ट्रक्चर के बाद में इन डिटेल आप आगे पढ़ोगे, और यहां से क्या कर लेता है, फूड को इनगल्फ कर लेता है, मतलब अपने अंदर ले लेता है फूड। इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन एंडोसाइटोसिस। अब ये एंडोसाइटोसिस वैसे डिटेल में पढ़ोगे आप नेक्स्ट चैप्टर में, है ना, आगे जाके पढ़ोगे, मतलब नेक्स्ट में नहीं पढ़ोगे, बहुत आगे पढ़ोगे, ठीक है। तो एंडोसाइटोसिस से क्या करता है, अमीबा अपना खाना क्या कर लेता है, बाहर वाला अंदर ले लेता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये कंसेप्चुअल चीजें हैं, थोड़ी समझनी है आपको ध्यान से, ठीक है। सबसे पहला आता है भाई आपका मूवमेंट ऑफ गैसेस। अब अगर आपको याद हो, मैंने डिफ्यूजन आपको पढ़ाया था। डिफ्यूजन आपका क्या होता है भाई, मूवमेंट ऑफ गैसेस लाइक CO2 ऑक्सीजन फॉर गैसियस एक्सचेंज। इस प्रोसेस को क्या बोलते थे अपन, डिफ्यूजन बोलते थे। डिफ्यूजन एक्चुअली था क्या, मूवमेंट ऑफ गैस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जब आपकी गैस क्या करती है भाई, मूवमेंट करती है, उसी को क्या बोलते हैं अपन, डिफ्यूजन बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं अपन, डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो, आपका किचन है, किचन के अंदर आपके मान लो बहुत सारी गैस भर गई है ना, सिलेंडर वाली बहुत सारी गैस भर गई है, ठीक है। तो वो उसके कारण क्या होगी, आपकी गैस बाहर निकलने की कोशिश करेगी ना, वो क्यों करती है, इसी डिफ्यूजन जैसा ही आपका क्या होता है, वहां पे भी प्रोसीजर होता है, ठीक। तो वही चीज आपकी क्या होती है, आपकी ह्यूमन बींग्स के अंदर होती है, आपके प्लांट्स के अंदर होती है। ह्यूमन बींग्स में आपको डिफ्यूजन वैसे नहीं देखने को मिलता है, बट प्लांट्स के अंदर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा डिफ्यूजन वगैरह ध्यान से समझ लो। जैसे कि देखिए एग्जांपल लेते हैं अपन। अब जैसे मान लो आपकी सेल है, आपकी सेल के अंदर बहुत सारा क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो आपके सेल के अंदर क्या हो गई, हाई कंसंट्रेशन हो गई, किसकी कंसंट्रेशन हाई हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड की। और सराउंडिंग की बात करें तो वहां पे आपकी CO2 क्या है, लो कंसंट्रेशन में है। तो ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन आपकी क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड मूव करेगी, मतलब अंदर से बाहर आपकी क्या करेगी, मूव करेगी। सिमिलरली ऑक्सीजन आपकी सेल में कम है, ठीक है, ऑक्सीजन कम है, और बाहर की तरफ क्या, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो बाहर से अंदर की तरफ क्या करेगी, मूव करेगी। बट रिमेंबर, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, आपकी ह्यूमन बीइंग के अंदर डिफ्यूजन यूज नहीं होता है, रेस्पिरेशन यूज होता है डिफ्यूजन की जगह। क्योंकि अगर ह्यूमन बीइंग में डिफ्यूजन यूज होने लगा ना, तो आपके नाक से सांस ले रहे हो, पैरों में पहुंचते पहुंचते पता नहीं कितने साल लग जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए डिफ्यूजन आपकी ह्यूमन बींग्स में यूज नहीं होता है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। ऐसा आपके प्लांट्स के अंदर होता है, ठीक है ना। किसके अंदर होता है भाई, आपके प्लांट्स के अंदर होता है, प्लांट्स। ये बात ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक है जी। अभी यहाँ पे देखिए, ये डिफ्यूजन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है आपका ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस देखो क्या होता है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, डेफिनेशन सेम है। ऑस्मोसिस में बस वाटर होगा आपके, और डिफ्यूजन में क्या था, गैस था। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन देखो क्या है, व्हेन वाटर मूव थ्रू सेलेक्टिवली परमीबल मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूजन फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन टिल इक्विलिब्रियम। जैसे कि मान लो ये आपका एक क्या है भाई, ये मान लो एक आपका कोई कंटेनर है, और ये दूसरा कंटेनर है, ठीक है। ओके, इनके बीच में क्या है, सेलेक्टिवली परमीबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, सेलेक्टिवली परमीबल मेम्ब्रेन है। अब मान लो इसके अंदर आपके पानी बहुत ज्यादा है, इसके अंदर पानी मान लो बहुत ज्यादा है, और इसके अंदर मान लो पानी आपका बहुत कम है। तो ये पानी क्या करेगा, आपके हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक। कब तक करेगा, जब तक दोनों में आपके इक्विलिब्रियम ना आ जाए, मतलब दोनों में आपके इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर ना हो जाए। इसी को क्या बोलते हैं अपन, ऑस्मोसिस बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो समझने वाली है, थोड़ा फोकस करना है यहाँ पे अगेन। जैसे कि मान लो ये आपका क्या है भाई, ये कंटेनर है, ठीक है। ये आपका मान लो एक कंटेनर है, और ये मान लो आपका दूसरा कंटेनर है। क्योंकि आपको यूपीएससी कंफ्यूज करने वाले बहुत तरीके से कंफ्यूज कर सकते हैं,
ठीक, मैं कंटेनर से समझा रहा हूँ, वैसे ये सेल में होता है, ठीक है ना, ये समझने के लिए बस। अभी सपोज करो ये जो पहला वाला कंटेनर है, इसके अंदर सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन मतलब सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। क्या है भाई आपका? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। एंड सिमिलरली इसमें भी आपके सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, सपोज करो इसके अंदर आपके जो वाटर है, वाटर है वो क्या आपका सॉल्वेंट है, वाटर क्या आपके सॉल्वेंट है। H2O आपके काफी ज्यादा है, और साथ में मैंने क्या डाल रखा है, सपोज करो शुगर डाल रखा है, शुगर आपके सोल्यूट की तरह काम कर रहा है। इसके अंदर भी मान लो मैंने क्या डाल रखा है, आपके वाटर एंड शुगर डाल रखा है, H2O प्लस शुगर, H2O प्लस शुगर इसमें भी डाल रखा है। बट सपोज करो इसमें शुगर काफी ज्यादा है, और इसमें शुगर मान लो आपकी रिलेटिवली काफी कम है। रिलेटिवली क्या है, काफी कम है। अब शुगर देखो इसमें काफी कम है, तो ऑब्वियस सी बात है ना भाई, इसमें पानी आपका कम है और इसमें पानी क्या आपका ज्यादा है। इसमें पानी ज्यादा है, आपका सोल्यूट कम है, सोल्वेंट ज्यादा है, सोल्यूट कम है। इसमें आपके सोल्वेंट कम है और सोल्यूट ज्यादा है। अभी मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताई कि ऑस्मोसिस इज नथिंग बट मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। तो यहाँ पे पानी कहाँ से कहाँ मूव करेगा, देखो पानी इसमें ज्यादा है ना, तो पानी यहाँ से यहाँ क्या करेगा, आपके मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हाई कंसेंट्रेशन और यहाँ पे क्या लो कंसेंट्रेशन है। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ ना कि आपका ओस्मोसिस होता है वो होता है कि जहां पे सोलवेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, मतलब जहां पे डाइल्यूशन ज्यादा होती है ना, ये डाइल्यूट है देखो सॉल्यूशन, और ये क्या आपके कंसंट्रेटेड है। तो अपन ये भी बोल सकते हैं कि आपका ओस्मोसिस कुछ नहीं होता भाई, बस ये क्या होता है, आपके सोलवेंट आपके हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट। बोल सकते हैं ना, ये कुछ नहीं है, सोलवेंट जो कि क्या आपका वाटर है, मूवमेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। चलो ये डेफिनेशन हो गई। अभी एक और डेफिनेशन देखो। अब यहाँ पे देखो सोल्यूट कम है, यहाँ पे सोल्यूट ज्यादा है, मूवमेंट ऐसे हो रही है, अपने को पता है मूवमेंट कैसे होगी, ऐसे होगी। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ ना कि ऑस्मोसिस होता है भाई मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम लो सोल्यूट टू कंसंट्रेटेड सोल्यूट। मैं ये भी बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ भाई आपके, कि ऑस्मोसिस क्या होता है, आपके मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम लो सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन। देखो उल्टा लग रहा होगा अब आपको, बट डेफिनेशन तो सही है ना, डेफिनेशन तो सही है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो लो सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन, ये भी आप ऑस्मोसिस के क्या दे सकते हो, डेफिनेशन दे सकते हो। क्योंकि देखो लो सोल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ क्या जा रहा है, आपके वाटर क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। तो ये सेम ही डेफिनेशन है, कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसे आपको यूपीएससी क्या कर सकता है, कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है ना। अब एक चीज देखिए, आपके रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ है ना आपके घर में, अगर है तो ठीक, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। आरओ क्या करता है, ओस्मोसिस का उल्टा करता है, रिवर्स ओस्मोसिस करता है, मतलब लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन क्या करता है, आपकी मूवमेंट करता है वाटर की, ठीक है ना। तो ये चीज भी ध्यान रखना। ओके, अभी चलिए एग्जाम में क्वेश्चन देखिए कैसे है। चलो इसका आंसर दो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एनिमल सेल मेम्ब्रेन इज करेक्ट। एनिमल सेल मेम्ब्रेन के बारे में कौन सा सही है? बताइए, इंडिया वांट्स टू नो। क्या आप इसका आंसर सही दे पाते हो आप? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके? तो देखो आपकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें क्या क्या होता है, दे आर कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन्स एंड कोलेस्ट्रॉल, है ना, तीनों आपके होते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका क्या, डी। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट देखिए। अब इसका आंसर बताओ कमेंट के अंदर, क्योंकि सेम इक्वेशन है। ये वाले का आंसर बताओ अभी, ये वाले का कमेंट पे बताओ, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है तो पोल में बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा अपना। अब देखो क्या बोला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ मेम्ब्रेन। अच्छा, पोल का परसेंटेज दिखने लगा है क्या? ठीक है, वो कल ठीक करवाया था ना, आई थिंक उसके कारण हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन का कौन सा फीचर है? बाई लेयर ऑफ फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल इन विच प्रोटीन्स एंड कोलेस्ट्रॉल्स आर एम्बेडेड। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही तो डेफिनेशन थी। अब ऐसे देखो क्वेश्चन क्या होता है, रिपीट होता है, ये सीडीएस का क्वेश्चन है, वो एनडी का क्वेश्चन है। ठीक है, अभी बात करेंगे आपके सेल ऑर्गेनल्स की।
अब सेल ऑर्गेनेल्स पे जाने से पहले अभी जो आपने पढ़ा ना ऑस्मोसिस, उसमें आपके टोटल 3 केसेस बनते हैं आपके डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन के, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इनके बारे में भी थोड़ा आप क्या ले लो, बेसिक नॉलेज ले लो, ठीक है ना। देखो, व्हेन एनिमल प्लांट सेल पुट इन वाटर सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट, तो सेल देखो या तो पानी क्या करेगी, गेन करेगी, या फिर पानी क्या करेगी आपकी लूज करेगी, या फिर दोनों में से कुछ भी नहीं करेगी। इसी के बेसिस पे आपके सॉल्यूशन को 3 टाइप में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, ठीक है। जैसे कि देखो भाई, कोई भी स्पंजी चीज होती है, अगर आप उसको पानी में डाल दोगे तो वो पानी अंदर सोख लेती है ना, क्योंकि उसके अंदर पानी नहीं है। और सपोज करो कोई स्पंजी चीज है, उसके अंदर ऑलरेडी पानी है काफी सारी, तो वो पानी क्या कर देती है, लूज कर देती है। एग्जाम्पल के लिए देखो, मैं सबसे बेस्ट बताता हूँ आपको। आ, आपकी जो ये किशमिश होती है, ये सभी ने खाई है ना भाई, जो ग्रेप से बनती है, खाई है ना। अब इसमें क्या होता है, देखो अगर आप इसको पानी में डाल देते हो तो ये फूल जाती है ना। एग्जाम्पल के लिए ये क्या होती है, इसमें पानी आपका अंदर चला जाता है। तो सबसे पहले समझो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इफ सराउंडिंग हैज हाई वाटर कंसंट्रेशन देन सेल मींस लो सोल्यूट। अगर मान लो आप क्या कर रहे हो भाई, सेल को ऐसे मतलब सॉल्यूशन के अंदर डाल रहे हो जिसमें आपका क्या है, हाई वाटर कंसंट्रेशन है, सेल में वो वाटर कंसंट्रेशन कम है और सराउंडिंग में क्या ज्यादा है। जैसे कि देखो किशमिश हो गया, किशमिश को आपने क्या किया भाई, पानी में डाला। पानी में डाला, अब किशमिश में तो ऑलरेडी क्या होता है, पानी कम होता है। बाहर आपका देखो काफी ज्यादा कंसंट्रेटेड पानी है, मतलब लो सोल्यूट है बाहर की तरफ। तो आपके पानी क्या करेगा, बाहर से अंदर की तरफ मूवमेंट करेगा, ठीक है ना। तो सेल विल गेन वाटर, तो सेल क्या हो जाएगा आपका, स्वेल अप हो जाएगा। सेल क्या हो जाएगा आपके, स्वेल अप हो जाएगा, एंड स्वेल अप हो जाएगा। अब इस केस में ध्यान रखना, एनिमल सेल होता है ना, ये एनिमल सेल में आपको सेल वॉल नहीं मिलेगी। आगे जाके पढ़ोगे कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। तो ये क्या होती है, इसकी जो आउटर कवरिंग होती है ना, जो सेल मेम्ब्रेन अपन ने पढ़ी, वो क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है और ये लाइस्ट हो जाते हैं। लाइस्ट मतलब एक तरीके से समझ लो कि बर्स्ट भी हो सकती है आपकी सेल, ठीक। वहीं आपकी प्लांट वाले में क्या होती है भाई, सेल वॉल मिलती है, तो ये क्या हो जाती है आपकी, स्वेलअप हो जाती है, ठीक है ना। ये फटती नहीं है, ये सेल वॉल फटने नहीं देती है इसको। फिर दूसरा देखो, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक मतलब, आइसोटोनिक मतलब भाई दोनों तरफ आपके सेम होगा, है ना। देखो आइसो आ गया, आइसो मतलब दोनों तरफ सेम होगा। मान लो आपकी जो किशमिश है उसके अंदर भी काफी पानी है ऑलरेडी, और उसको अब भी आप पानी में डाल दो, तो बाहर भी आपका उतना ही कंसंट्रेशन है और अंदर भी सेल में उतना ही कंसंट्रेशन है। तो इस केस में सेल आपकी ना तो पानी लेगी और ना पानी आपकी क्या करेगी, बाहर निकालेगी। मतलब एक्चुअल में देखो क्या होती है, कोई नेट मूवमेंट नहीं होती है, बट इट डजेंट मीन कि सेल आपकी पानी नहीं लेती है। देखो सीन क्या होता है, सेल क्या करती है इस केस में, पानी तो लेती है, बट जितना पानी लेती है ना उतना पानी बाहर निकाल देती है। जितना आउट गोइंग होता है उतना क्या ले लेती है, इनकमिंग ले लेती है। तो वाटर की मूवमेंट तो होती है, बट ओवरऑल मूवमेंट देखो जीरो रहती है। ओवरऑल क्या रहती है, जीरो रहती है। तो सेल का साइज क्या रहता है, सेम साइज रहता है ना, नॉर्मल साइज रहता है, फ्लैसिड साइज रहता है आपकी। इसके बाद देखिए तीसरा केस, तीसरा केस है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक में देखिए, अगर आपके मान लीजिए बाहर की तरफ कंसंट्रेशन क्या है, काफी कम है, और सेल के अंदर आपकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, मतलब जैसे देखो किसमिस में ऑलरेडी बहुत पानी है। अब इसको आप बाहर छोड़ दोगे, बाहर तो आपके कंसंट्रेशन कम है ना, तो धीरे धीरे वो वापस क्या करने लगेगी, सिकुड़ने लगेगी, है ना। तो आपके पानी क्या करने लगेगी, लूज करने लगेगी। लूज करेगी तो क्या हो जाएगी, आपकी सेल श्रिंक हो जाएगी। अब एनिमल सेल तो आपकी श्रिवल्ड हो जाएगी, मतलब श्रिंक हो जाएगी, और आपकी प्लांट सेल क्या हो जाएगी भाई, प्लास्मोलाइज्ड हो जाएगी। प्लास्मोलाइज्ड होके मतलब आपकी डेथ डेथ हो जाती है इसकी, पानी की कमी से, ठीक है ना। पानी की कमी से क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अब यहाँ भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना। सिमिलरली देखो, जब आप एग को पानी में डालते हो तो एग क्या हो जाता है आपके, स्वेलअप हो जाता है ना, वो एग इसी कारण आपका क्या होता है, स्वेलअप होता है, ठीक। प्लांट्स रूट्स एब्जॉर्ब वाटर बाय ऑस्मोसिस। प्लांट्स की जो रूट्स होती है ना, वो पानी कैसे आपकी एब्जॉर्ब करती है, वो ऑस्मोसिस प्रोसेस से करती है। जबकि अपन अपना प्रोसेस में तो भाई एनर्जी लगती है, प्लांट वाले में कोई एनर्जी नहीं लगती है, ठीक है ना। तो ये ऑस्मोसिस से क्या करती है, आपके वाटर को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। ये बात ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ओके। और प्लांट्स वाले भाई आपके ज्यादा पानी कैसे एब्जॉर्ब कर पाती है, क्योंकि प्लांट्स की जो रूट्स होती है ना, प्लांट्स की जो ये रूट्स होती है, ये सरफेस एरिया क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है। सरफेस एरिया क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है। इसके कारण ये क्या कर पाते हैं, ज्यादा पानी आपका एब्जॉर्ब कर पाते हैं, ठीक है जी, ओके। सो ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन यूजेस नो एनर्जी। अब प्लांट्स देखो कोई एनर्जी यूज नहीं करता है, ओके। और डिफ्यूजन से गैसेस एक्सचेंज करता है, उसमें भी कोई एनर्जी नहीं होता है। तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में कोई एनर्जी आपकी यूज नहीं होती है अगेंस्ट डिफ्यूजन ग्रेडियंट, इसलिए इनको बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। जबकि अपन ह्यूमन बींग्स के अंदर देखिए, अगर मिनरल्स की मूवमेंट हो रही है या फिर आपके अपन सांस वगैरह ले रहे हैं, इसमें अपने को क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है ना। इसमें क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है इन फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी क्या होती है भाई, एनर्जी करेंसी होती है।
एटीपी क्या होती है? एनर्जी करेंसी, उसको भी आप आगे पढ़ोगे, एनर्जी करेंसी होती है, ठीक है ना। तो अगेंस्ट डिफ्यूजन ग्रेडियंट इन इन ट्रांसपोर्ट को अपन क्या बोलते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब जिसमें एनर्जी लग रही है, और पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब जिसमें आपकी एनर्जी नहीं लग रही है। सिंपल सी बात ये है, ठीक है ना। अब चलिए इसका आंसर बताओ मेरे को। नेट मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम ए डायल्यूट टू ए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू ए सेलेक्टिवली परमिबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। डायल्यूट टू ए कंसंट्रेटेड लिखा है, देख लो। हाँ, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब ये पायल कौन है भाई? अच्छा, अभी तुम लोगों को ये पूछ लेना ज्योग्राफी में ये लेक आपकी कहाँ पे लोकेटेड है, वो पता नहीं है। हाइपरटोनिक में सोल्यूट आपके बाहर की साइड ज्यादा होगा, तभी तो बाहर की तरफ मूवमेंट करता है, हाई कंसंट्रेशन की तरफ करेगा ना मूवमेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओस्मोसिस। सिंपल सा क्वेश्चन था, इंडी टू 2019 में। चलो और बताओ, इसका बताओ अभी कमेंट सेक्शन में बताओ। ये देखो सीएपीएफ 2019 का है। एपिडर्मल सेल्स ऑफ प्लांट रूट्स इंक्रीज देयर एब्जॉर्प्शन सरफेस बाय हैविंग। आपकी जो प्लांट रूट्स होती है, ये क्या कर देती है? एब्जॉर्प्शन सरफेस इंक्रीज कर देती है, क्योंकि प्लांट रूट्स में क्या होते हैं? स्केल्स होते हैं, रूट हेयर्स होते हैं, एंडोडर्मिस होते हैं, स्टोमेटा होता है। एकदम सिंपल है ये तो। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? रूट हेयर्स, है ना। रूट हेयर्स देखो आपकी क्या कर देती है? सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती है। आप देखते भी हो, आप अगर कोई प्लांट को निकाल रहे हो, उखाड़ रहे हो, तो उसके हेयर्स होते हैं रूट्स पे काफी सारे। चलो ये वाला बताओ अभी, ये भी कमेंट्स में बताओ। सिंपल सा क्वेश्चन है। इफ द रेड ब्लड सेल्स ऑफ ह्यूमन ब्लड आर आइसोलेटेड एंड आर डाइल्यूटेड इन नॉर्मल सलाइन, व्हाट विल हैपन टू द आरबीसीज? आपको लिखा है यहाँ पे आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। क्लियरली लिखा आपको क्या है? कहाँ कह रही है? सृष्टि तो कुछ बोल ही नहीं रही है। वो नहीं, वो सृष्टि का खराब है बहुत ज्यादा। चलो ये आंसर हो जाएगा डी। सृष्टि को झटका देना पड़ेगा अभी एक। चलो ये वाला बताओ, देखो बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे। अब अगेन देखो सेम ही क्वेश्चन है। और इस बार अगर बात बताऊं, इस चैप्टर से जनरली बहुत क्वेश्चंस आते हैं। इस बार अगर मैं बात बताऊं तो सीडीएस में सिर्फ एक क्वेश्चन आया है यहाँ से। ओके। और एनडी में इस बार यहाँ से 0 क्वेश्चन आया। बट ये चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट आपके इसके अंदर, बायोलॉजी के अंदर सेकंड मोस्ट, सबसे ज्यादा वो आपके डाइजेशन वाला। इससे इस बार क्वेश्चन दिखेंगे आपको बहुत एग्जाम में। क्या आंसर हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा क्या? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन के बारे में कौन सा करेक्ट है? इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज से बना होता है। इट इज ए परमिबल स्ट्रक्चर, देखो परमिबल नहीं होता है, सेमी परमिबल होता है। इट इज फ्लेक्सिबल एंड एनेबल्स द सेल टू एनगल्फ मेनी मटेरियल्स। हाँ, आपका क्या होता है भाई? ये आपका फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है ना। इट डज नॉट अलाउ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन। भाई डिफ्यूजन तो अलाउ करता है ना, डिफ्यूजन ऑस्मोसिस तो अलाउ करता है। चलो अभी ये बताओ, देखो सेम ही टाइप का क्वेश्चन एक और। ऑस्मोसिस प्रोसेस की आपको डेफिनेशन देनी है। ऑस्मोसिस प्रोसेस की डेफिनेशन बताइए। ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स। बताओ क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा ना भाई, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होगा। बाकी सब में देखो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं है। ओके। चलिए इसका बताइए अभी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट? कौन सा आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट है?
एक्टिव ट्रांसपोर्ट कौन सा है? तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? इट इज मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अगेंस्ट ए डिफ्यूजन ग्रेडियंट विद द यूज ऑफ एनर्जी फ्रॉम रेस्पिरेशन। एकदम सही है ना? एनर्जी यूज करता है रेस्पिरेशन से। ठीक है। डी कौन लगा रहा है भाई? अलोंग द डिफ्यूजन ग्रेडियंट नहीं होता है, अगेंस्ट होता है आपके। अगेंस्ट होता है, अगेंस्ट पढ़ाया था आपको मैंने। अब नेक्स्ट आता है भाई आपके सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स में नेक्स्ट आता है आपके सेल वॉल। अब ये सेल वॉल का तो पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है भाई। मतलब क्या ही बोलूं इस क्वेश्चन का, इतना पूछ रहा है कि पूछो ही मत, अभी दिखाऊंगा आपको। नाउ सेल वॉल के बारे में थोड़ा सा जान लो। अब नाउ अपन अपन ने क्या पढ़ी थी भाई? सेल पढ़ी थी, ठीक है ना? ये देखो यहाँ पे सेल, ठीक है, ये सेल पढ़ी थी। और सेल के अंदर देखो ये आपका न्यूक्लियस हो गया और ये क्या हो गया? आपका वैक्यूल हो गया। अब अंदर की तरफ अपन ने एक लेयर पढ़ी, क्या पढ़ी? सेल मेम्ब्रेन। अब ना जो प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स के बाहर भी आपकी एक क्या होती है? लेयरिंग होती है। देखो सेल मेम्ब्रेन तो होती है जो अपन ने पढ़ी, वो तो सबके अंदर मिलेगी आपको। प्लांट्स के अंदर आपको एक स्पेशल क्या मिलेगी? एक स्पेशल आपको बाहर और लेयर मिलेगी। इस लेयर को क्या बोलते हैं अपन? इसी लेयर को बोलते हैं सेल वॉल। इसको क्या बोलते हैं भाई? इसी लेयर को बोलते हैं अपन सेल वॉल। ठीक है ना? बाहर वाली लेयर को क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। ठीक है जी, फाइन। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। अब ये जो सेल वॉल होती है, इसमें देखिए आपको अलग अलग पार्ट्स देखने को मिलेंगे। जैसे मिडिल लेमेला हो गया आपकी, है ना? प्राइमरी सेल वॉल हो गई, और नीचे मिलेगा आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सबसे नीचे देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, इसके ऊपर आपको प्राइमरी सेल वॉल मिलेगा, और इसी का पार्ट होता है आपका मिडिल लेमेला। ठीक है ना भाई? ओके। अब ये जो सेल वॉल होती है, ये सिर्फ आपको प्लांट्स के अंदर मिलेगी, फंजाई के अंदर मिलेगी, बैक्टीरिया के अंदर मिलेगी। एनिमल के अंदर आपको सेल वॉल नहीं मिलती है। ठीक है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब आपके अंदर, आप एनिमल ही हो, जानवर ही हो, तो आपके अंदर क्या नहीं मिलेगी भाई? सेल वॉल नहीं मिलेगी। ठीक है। अब ये सेल वॉल बनी कैसे होती है? देखो जनरली जो सेल वॉल बनी होती है ना प्लांट्स के अंदर आपकी, ये सेलुलोज से बनी होती है। सेलुलोज में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये होता है कैल्शियम पैक्टिन्स। हेमी सेलुलोज से बनी होती है, पैक्टिन से बनी होती है, और प्रोटीन से बनी होती है। ये नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होती है, मतलब नॉन लिविंग होती है, रिजिड स्ट्रक्चर होती है। एक तरीके से ये प्रोटेक्शन का काम करती है। ठीक है ना? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर के साइड होती है। ठीक। फंजाई प्लांट सेल वॉल प्रोवाइड स्ट्रेंथ। अब फंजाई में जो आपके सॉरी पंजा प्लांट सेल और आपकी फंजाई, इसके अंदर जो सेल वॉल होती है ना, ये इनको क्या प्रोवाइड करती है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। ऑस्मोसिस, सेल स्वेल अप, सेल वॉल हेल्प्स टू अवॉइड बस्टिंग। अब देखो सेल वॉल का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये आपको याद रखना है। सेल वॉल देखो हेल्प कैसे करती है, मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि भाई जो आपके एनिमल्स वगैरह होते हैं, उनके अंदर अगर आपका पानी ज्यादा कंसंट्रेटेड, ज्यादा पानी भर गया, तो आपकी सेल क्या कर सकती है? लाइस भी कर सकती है। बट प्लांट में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता? मैंने बताया था, इनके अंदर सेल वॉल मिलती है आपको, और ये काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है, और ये आपकी क्या नहीं होती है? बस नहीं होती है। मतलब कितना भी ऑस्मोसिस हो जाए, ये आपकी बस नहीं होती है। ठीक है ना? आप देखते हो ना प्लांट के अंदर, उंधा धुंधा आप क्या करते हो? पानी डाल दिया, मम्मी ने बोला एक दो बाल्टी डाल दो, पानी काफी देर तक खत्म नहीं होगा। आपने एक दो बाल्टी पानी डाल दिया, फिर भी देखो जल्दी से प्लांट मरता नहीं है। हाँ, बहुत ज्यादा हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है मर जाएगा, बट जल्दी से मरता नहीं है। वो इसी कारण नहीं मरता है। ठीक है। अब प्लाज्मोलिसिस देखो क्या होता है? प्लाज्मोलिसिस एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस बाय विच सेल इन प्लांट्स लूज वाटर एंड श्रिंक। अब कभी कभी क्या होता है भाई, आपकी बहुत ज्यादा गर्मी होती है ना, और प्लांट्स को आप पानी नहीं देते हो, है ना? तो इसके कारण क्या होती है, ये प्लांट्स आपकी बाहर, आपके लो कंसंट्रेशन है, तो पानी क्या करते रहते हैं? आपके लूज करते रहते हैं और श्रिंक करते रहते हैं, और एट द एंड क्या हो जाता है? आपके प्लांट मर जाता है। ठीक है ना? इसी प्रोसेस को बोलते हैं अपन प्लाज्मोलिसिस। इसी को बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। फाइन। ठीक है। क्या चल रहा है भाई तुम लोगों का? चलो अभी इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, कमेंट्स में बताओ। चलो आंसर कमेंट्स में ही बताओ। डी होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल्स। देखो ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। चलो इसका बताओ अभी। ये देखो CAPF 2021 का, इनमें से कौन सा ऑर्गेनल्स आपके एनिमल सेल के अंदर नहीं मिलता है?
क्या हो जाएगा भाई इसका? तो इसका हो जाएगा अगेन देखो आपके सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा। ए कौन लगाया भाई? ए कौन लगाया इसका आंसर? सेल वॉल नहीं मिलेगा भाई, सी नहीं मिलेगा, ये सेल मेम्ब्रेन कौन लगाया था? चलो ये वाला बताओ भाई। ये देखो ND1 2023 में भी आ गया वापस। कितनी बार रिपीट हुआ है? एक ही क्वेश्चन को बार बार आपकी कॉपी पेस्ट कर रहा है आपके। क्योंकि सृष्टि में एक गुफा में रहता हूँ, इसलिए खराब है। जिस तरीके से तुम्हारी इंग्लिश इतनी खतरनाक हो के फिर भी तुम्हारे S1 S6 गलत हो सकता है ना, वैसे ही मैं एयर 1 आके भी मेरा नेटवर्क खराब हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपके अगेन सेल वॉल। है ना? कि कौन सा कंपोनेंट है वो जो आपके हर लिविंग सेल्स के अंदर नहीं प्रेजेंट होता है, आपका सेल वॉल नहीं होता है। चलो ये बताओ अभी। ओ भीमबेटका गुफा, आंसर कर लो जल्दी से इनके। ए होगा पक्का? भाई पढ़ाया था ना, सेलुलोज के ब्रैकेट में लिखाया था कैल्शियम। कैल्शियम क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके, ठीक है ना, सेल वॉल के लिए, क्योंकि सेलुलोज से बना होता है। चलो ये एक और देखो। सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट इन सेल्स ऑफ। पांचवा छठा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। किसमें नहीं होगा प्रेजेंट? अगेन देखो ह्यूमन बीइंग्स, है ना? इजी लगा ना? चलो अभी और है। अब ये थोड़ा कंसेप्चुअल है। जरा सोच के देखो, जरा सोचोगे तभी इसका आंसर कर पाओगे। आपको बोला है सेल वॉल इज एब्सेंट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल वॉल नहीं होती है? अब सेल वॉल अपने को पता है एनिमल के अंदर आपके नहीं होती है। बैक्टीरिया देखो एनिमल नहीं है। डायटोम आपका एनिमल नहीं है, है ना? मशरूम भी नहीं है, बट टेपवर्म क्या आपका भाई एनिमल है? वैसे ही आप लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ोगे भी कि एनिमेलिया के अंदर आप पढ़ोगे टेपवर्म। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट अपन सेल ऑर्गेनल दैट इज न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं भाई? नेक्स्ट पढ़ते हैं आपके न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस के ऊपर थोड़ा फोकस करो, ठीक है ना? अब न्यूक्लियस क्या होता है भाई? देखो ये पूरी सेल थी, सेल के सेंटर में आपको बड़ा सा एक गोला देखने को मिलता है ना, इसी को क्या बोलते हैं अपन? न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है? अब जो न्यूक्लियस होता है ना, इसकी खुद की डबल लेयर्ड आपकी क्या होती है? कवरिंग होती है। वैसे तो देखो सारे के सारे जितने भी आपके सेल ऑर्गेनल्स है ना, सबकी खुद की कवरिंग होती है। सबकी क्या होती है? खुद की कवरिंग होती है। तो ये न्यूक्लियस होता है ना, इसकी खुद की क्या होती है भाई? डबल लेयरिंग आपकी कवरिंग होती है। इसको बोलते हैं अपन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है ना, ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसके अंदर देखो आपको पोर्स देखने को मिलते हैं, है ना? छोटे छोटे क्या देखने को मिलते हैं? पोर्स देखने को मिलते हैं। ये पोर्स किस काम में आते हैं? ये आपके हेल्प करते हैं ट्रांसफर ऑफ मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अगर मान लो कोई खाने की चीज है ये भाई, सपोज करो एग्जांपल के लिए, तो खाने की चीज अपने को न्यूक्लियस के अंदर भेजनी है। तो भेजनी है तो अपन इन्हीं पोर्ट्स के थ्रू क्या करेंगे? अपन पास कर देंगे, ठीक है ना? इन्हीं पोर्ट्स के थ्रू क्या कर देंगे? पास कर देंगे। तो इनके अंदर आपको पोर्ट्स देखने को मिलेंगे। अब ये जो न्यूक्लियस होता है ना, इसके अंदर आपको क्रोमोसोम्स देखने को मिलेंगे। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं भाई? क्रोमोसोम्स आपकी रोड शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। और ये तभी दिखाई देते हैं जब आपकी सेल क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है। मतलब रिप्रोडक्शन के टाइम में आपके क्या होते हैं? ये सिर्फ शो होते हैं आपके। अदरवाइज ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, ये क्रोमेटिन के फॉर्म में रहते हैं। अदरवाइज किसके फॉर्म में रहते हैं? क्रोमेटिन के फॉर्म में रहते हैं, ठीक है ना? अब क्रोमेटिन देखो सबसे पहले पढ़ो क्या होता है, उसके बाद में आपको क्रोमोसोम समझ में आएगा। ये आपका देखो पूरा का पूरा क्या भाई? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर ये जो आपके एसिड भरे होते हैं ना, न्यूक्लिक एसिड, जैसे कि डीएनए आरएनए दोनों आपके इसके अंदर मिलेंगे। इसको बोलते हैं अपन न्यूक्लियलिस। इसको क्या बोलते हैं अपन? न्यूक्लियोलस बोलते हैं, ठीक है? ये न्यूक्लियस की जो आउटर कवरिंग होती है ना, इस कवरिंग को बोलते हैं अपन न्यूक्लियर एनवलप। इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर एनवलप बोलते हैं, ठीक? इसमें जो छेद होते हैं वो बता चुका हूँ, न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड भरा होता है ना, उस लिक्विड को बोलते हैं अपन न्यूक्लियोप्लाज्मा, ठीक है? क्रोमेटिन और आपकी क्रोमोसोम के बारे में अभी बात करते हैं। क्रोमेटिन देखो क्या होता है, जब आपकी सेल क्या नहीं कर रही है भाई? डिवाइड नहीं हो रही है, मतलब रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है।
तब आपकी सेल डिवाइड नहीं होती है। डिवाइड नहीं होती है ना, तो डीएनए क्या होता है, पार्ट होता है आपके किसका, क्रोमेटिन का। डीएनए किसका पार्ट होता है, आपके क्रोमेटिन का पार्ट होता है। क्रोमेटिन क्या होता है, एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये दिख रहे हैं आपको ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इन्हीं को क्या बोलते हैं अपन, क्रोमेटिन बोलते हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। जैसे सेल डिवाइड होगी तो ये क्रोमेटिन कन्वर्ट हो जाता है आपके क्रोमोसोम्स के अंदर, ठीक है। और क्रोमोसोम्स के अंदर आपके क्रोमोसोम्स किससे बने होते हैं, ये डीएनए प्लस प्रोटीन से आपके बने होते हैं। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डी ऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड। ये डीएनए आपके कंटेन करता है, जैसे आपके पेरेंट्स से आपको डीएनए मिला ना, ये कंटेन करता है कि आपके कैरेक्टर्स कैसे होंगे। जो आपके पेरेंट्स से आपको कैरेक्टर्स आए ना, वो इसी डीएनए के कारण आए हैं। डीएनए की फंक्शनल यूनिट क्या होती है, जीन्स होती है, ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जीन्स क्या होती है, आपकी फंक्शनल यूनिट होती है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, फंजाई की जो सेल वॉल होती है ये चिटिन से बनी होती है। जैसे आपकी प्लांट की सेल वॉल आपकी सेलुलोज से बनी होती है ना, वैसे फंजाई की आपकी चिटिन से बनी होती है। वही बैक्टीरिया की किससे बनी होती है, आपकी पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब चलो इसका आंसर दो मेरे को। कौन मौसी बन गई भाई। चलो इसका आंसर बताओ। तो आपको बोला है सेल वॉल ऑफ फंगस, ये वेल नहीं है, वॉल होगा, ठीक है ना। इज डिफरेंट फ्रॉम प्लांट्स इन हैविंग, किसमें डिफरेंट होता है भाई, कि इसके अंदर आपको चिटिन देखने को मिलता है, ठीक है ना। सेल वो वेल नहीं है, वॉल है। चलो ये वाला बताओ, अभी देखो एनडी 1 2023। अब देखो पहले एक बार क्वेश्चन सेल वॉल के बारे में फंजाई का पूछा, वापस देखो एनडी 2023 में आपके रिपीट भी हुआ वो स्टेटमेंट। गलत मत करना है इसको। गलती मेरे से बर्दाश्त नहीं होगी। बताओ भाई बताओ, इसका आंसर बताओ। चिट्टी 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 बाद में कर लेना, पहले इसका आंसर दे दो। पहला बोल रहा है बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ दिस, पहला स्टेटमेंट सही है। फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, गलत। एनिमल एक सेल वॉल, एनिमल में सेल वॉल नहीं होती है, तो ये भी सही स्टेटमेंट है। एंड हैव ए एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स मेड अप ऑफ शुगर एंड प्रोटीन्स, इनके आपके एक्स्ट्रा एक सेलुलर मैट्रिक्स होती है जो शुगर और प्रोटीन से बनी होती है, ये भी सही है। अदरवाइज देखो फर्स्ट करेक्ट होता है तो एक एक्स्ट्रा करेक्ट होना ही था, तो ये थर्ड ही होगा आपका, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है। चलो ये वाला बताओ। यूक्रियोटिन क्रोमेटिन इज कंपोज्ड ऑफ, क्रोमेटिन किस किस से बना होता है भाई, क्रोमेटिन किस किस से बना होता है, इंडिया वांट्स टू नो। सिर्फ डीएनए होता है कि और कुछ भी होता है। क्रोमेटिन से आपको क्रोमोसोम याद आना चाहिए, देखो क्रोमोसोम आपके क्रोमेटिन का ही पार्ट है एक्चुअली। तो डीएनए एंड प्रोटीन दोनों मिलेगा, जो क्रोमोसोम में होगा वही क्रोमेटिन में होगा, सिंपल सी बात है यार, ठीक है ना। चलो अभी ये वाला बताओ। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड, देखो अगेन रिपीट हो गया क्वेश्चन। तो किससे बना होता है, अभी अपन ने पढ़ा डीएनए और किससे बना होता है, आपके प्रोटीन से बना होता है। ये बी कौन लगा रहा है, आपके बी वाले फोकस नहीं कर रहे हो क्लास में, सी हो जाएगा आपके आंसर। अब बात करते हैं प्रोक्रियोटिक एंड यूक्रियोटिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में। अब ये क्या चीज है, ये क्या नई वाला है। ना उसी जैसे आपकी यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर होते हैं ना, उन्हीं को अपन दो पार्ट में और डिवाइड करते हैं, है ना, आपके प्रोक्रियोटिक एंड यूक्रियोटिक, ठीक है। अब इनमें देखो क्या होता है, थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान लो, कैरेक्टरिस्टिक्स देखते ही आपको समझ में आ जाएगा क्या है। देखो जो प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, इनमें आपको सेल वॉल देखने को मिलेगी, ठीक है। इनमें आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी मिलेगा, बट इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मिलेगी। मतलब जो न्यूक्लियस होता है ना, आपके न्यूक्लियस के चारों ओर आपको कवरिंग देखने को मिलती है ना, जो न्यूक्लियर एनवलप बोलते हैं, वो आपको यहाँ नहीं देखने को मिलेगा। न्यूक्लियर एनवलप आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना, पहली चीज तो ये, ठीक है। अनडिफाइंड, अब देखो आपका जो न्यूक्लियस है उसके कोई कवरिंग ही नहीं है, तो ये अनडिफाइंड रीजन हो गया ना, तो अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन आपको देखने को मिलता है।
मतलब न्यूक्लियस सिर्फ न्यूक्लिक एसिड कंटेन करता है, मतलब जो बीच वाला जो लिक्विड होता है ना जिसमें आरएनए डीएनए होता है वही कंटेन करता है ना, आरएनए डीएनए होता है वही कंटेन करता है। और अगर कोई न्यूक्लियस जिसमें आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है, तो इसको बोलते हैं अपन न्यूक्लियोइड। तो इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, सिर्फ न्यूक्लियोइड मिलेगा। ठीक है जी। नो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स, इसमें जैसे आपको और जो आप प्लांट वाले देखोगे उसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स देखने को मिलेंगे, जैसे आपके माइटोकॉन्ड्रिया हो गए आपके, है ना, आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, वो सब आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ एक देखने को मिलेगा, दैट इज राइबोसोम। सिर्फ राइबोसोम देखने को मिलेगा। और इसके भी कोई आपकी भाई पेम्ब्रेन नहीं होगी, मतलब बाहर की तरफ कोई कवरिंग नहीं होगी। इसमें सिर्फ आपको एक क्रोमोसोम देखने को मिलेगा। फंक्शन ऑफ ऑर्गेनल परफॉर्म्ड बाय पोर्नली ऑर्गेनाइज साइटोप्लाज्म। अब देखो बाकी जितने भी फंक्शन है वो कौन आपके करता है परफॉर्म, ये साइटोप्लाज्म ही आपको परफॉर्म करता है। ठीक है जी। ओके। एग्जाम्पल देखो, जैसे बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गे हो गया, माइक्रोप्लाज्म हो गया, देखो मोस्टली आपके यूनिसेलुलर है। ठीक है ना, मोस्टली आपके क्या है, यूनिसेलुलर है। वहीं देखो यूक्रियोटिक एकदम अपोजिट है, आप क्या हो, यूक्रियोटिक हो। ठीक है ना। इसमें देखो आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलेगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन मिलेगा। यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, क्रोमेटिन होता है ना, मतलब एकदम परफेक्ट आपको क्या मिलेगा भाई, जेनेटिक मटेरियल वगैरह मिलेगा। यहाँ पे क्रोमोसोम्स 4 मिलेंगे आपको। यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स देखने को मिलेंगे, जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, एसईआर हो गया, सब आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड आपको ऑर्गेनल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स देखने को मिलेंगे। वेल डिफाइंड फंक्शन ऑफ ईच ऑर्गेनल आपको देखने को मिलेगा, वेल डिफाइंड फंक्शन मिलेगा हर एक ऑर्गेनल का। क्लोरोफिल एसोसिएटेड विथ प्लास्टिड्स, यहाँ पे जो प्लास्टिड्स होंगे ना उनके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, क्लोरोफिल देखने को मिलेगा। ठीक। एग्जाम्पल हो गए जैसे फंजाई हो गए, आपके प्लांट्स हो गए, एनिमल हो गए। एक चीज ध्यान रखना, ये जो राइबोसोम होता है ना ये आपके आरएनए कंटेन करता है। ठीक है ना, ये डीएनए नहीं करता है, ये आरएनए आपके क्या करता है, कंटेन करता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम के अंदर। ओके। अब देखो थोड़ा पिक्चर से क्या कर लो, चीजों को समझ लो, पिक्चर पे फोकस करो। जैसे ये देखो प्रोक्रियोटिक है ना। प्रोक्रियोटिक में देखो ये जो बाहर ये आपकी निकली हुई है ना भाई, दो छड़ी से निकली हुई है, इनको बोलते हैं फ्लेगेला। ठीक है। और ये बाहर आपकी क्या निकली हुई है, बाल जैसे निकले हुए, इनको बोलते हैं अपन पिलाई। ठीक है। ओके। इसके अंदर देखो जो आपका न्यूक्लियस होता है ना, देखो वेल डिफाइंड नहीं है ऐसे, मतलब पूरी आपकी मेम्ब्रेन नहीं बनी हुई है, तो इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं अपन। ठीक। ओके। प्लास्मिड आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे सेल वॉल मिलेगी, सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। राइबोसोम देखो यहाँ पे देखने को मिलता है, साइटोप्लाज्म आपको देखने को मिलता है, बाकी के ऑर्गेनल्स नहीं मिलते। वहीं देखो आपके प्लांट सेल में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया आपके, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया आपके, गोल्गी अपैरेटस हो गया आपके, है ना, न्यूक्लियस हो गया, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। प्लांट के अंदर देखो आपको एक बड़ा सा क्या देखने को मिलेगा, वैक्यूल भी देखने को मिलेगा। ये आपको एनिमल में भी मिलता है, बट छोटे छोटे मिलते हैं बहुत सारे, बट प्लांट के अंदर एक ही होता है और बहुत बड़ा होता है। ठीक है ना, ये बहुत बड़ा होता है आपके। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जरा एनिमल सेल भी देख लो। एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में देखिए सेंटर में ये दिख रहा है आपको, ये क्या हो गया, न्यूक्लियस। इसके अंदर जो लिक्विड भरा है इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस बोलेंगे। है ना, जो आपका मतलब जेनेटिक मटेरियल होता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है। इसके बाहर की कवरिंग को न्यूक्लियर एनवेलप अपन ने पढ़ा है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर, इनको बोलते हैं स्मूथ। है ना, इनके ऊपर मतलब कोई भी आपकी छोटी छोटी डॉट नहीं होती है, एकदम स्मूथ होता है, अगर आप इस पे हाथ लगाओगे तो, हाथ तो नहीं लगा सकते वैसे। और ये जो आपको नीचे दिख रही है सिस्टर्न जैसी शेप, ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये रफ क्यों होती है, क्योंकि इनके ऊपर क्या होता है, राइबोसोम होता है। इस बार यही क्वेश्चन आया था और ये पहले भी आया हुआ है और मैंने पढ़ाया भी था। ठीक है ना, इस चैप्टर से यही क्वेश्चन आया था। इनके ऊपर क्या होता है, राइबोसोम होता है। राइबोसोम के कारण क्या होते हैं, ये आपके काफी रफ होते हैं। ठीक है। साइटोप्लाज्म ये पूरा का पूरा लिक्विड हो गया आपके। ठीक है। यहाँ पे आपको सेंट्रियोल भी देखने को मिलेगा, सेंट्रियोल सिर्फ एनिमल में मिलेगा आपको, सिर्फ एनिमल में मिलेगा। ठीक। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगी, गोल्गी अपैरेटस मिलेगा, ये दिख रहा है आपको, ये हो गया गोल्गी अपैरेटस। ठीक है। अभी चलिए देखिए यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, ये देखिए ऐसे क्वेश्चन आता है। बताओ जरा इसका आंसर। आपको पिक्चर का पूरा नॉलेज होना चाहिए भाई, कीड़ा नहीं है वो, बेवकूफों, सेल थी वो एक। बताओ इसका आंसर बताओ तुम लोग, कौन सी स्ट्रक्चर क्या है। मेन मेन स्ट्रक्चर है तो बता सकते हो, एलिमिनेशन से ट्राई करो। सबका सी आ रहा है। देखो ये फोर वाला तो सभी को पता होगा, ये क्या आपका
फोर वाला आपका न्यूक्लियस है। देखो फोर न्यूक्लियस होगा तो ये एलिमिनेट हो गया, फोर न्यूक्लियस होगा तो ये भी एलिमिनेट हो गया, फोर न्यूक्लियस हो गया तो ये हो सकता है, फोर न्यूक्लियस होगा तो ये भी एलिमिनेट हो गया। यहीं से देखो आंसर निकल गया। ठीक है। बाकी देखो फर्स्ट वाली क्या होगी, सबसे बाहर की कवरिंग है तो सेल वॉल होगी। अंदर वाली क्या होगी, अंदर वाली कवरिंग है मतलब सेल मेम्ब्रेन होगी। ये जो आपकी ऐसे सिस्टम जैसी शेप से होती है इनको क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और ये क्या हो गया आपका, बड़ा सा एक वैक्यूल हो गया। चलो इसका बताओ अभी आंसर। अच्छा, इसका बताओ अभी आंसर। यूकेरियोटिक cells are much more complex as compared to prokaryotes. Which one of the following structure is exclusively present in eukaryotic cell? मतलब ये यूकेरियोट में मिलेगा आपको, प्रोकैरियोट में नहीं मिलेगा। नवसी सेल वॉल दोनों में मिलता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको दोनों में मिलता है, न्यूक्लिक एसिड आपको दोनों में मिलता है, बट माइटोकॉन्ड्रिया आपको प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलता है। याद करो, पढ़ाया था आपको, सिर्फ राइबोसोम मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया और बाकी के ऑर्गेनल्स नहीं मिलते हैं आपको। ठीक है, चलो इसका बताओ अभी। Which one of the following structure is not present in prokaryotic cell? अगेन देखो सेम ही टाइप का क्वेश्चन, एनडीए 1 2023 में। देखो सेल वॉल दोनों में मिलता है आपको, है ना। राइबोसोम भी दोनों में मिलता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में मिलता है, न्यूक्लियस दोनों में नहीं मिलता है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस कहाँ मिलता है आपकी, सिर्फ न्यूक्लियस का वो लिक्विड मिलता है अंदर वाला, जिसको न्यूक्लियोलॉइड बोलते हैं अपन। चलो ये वाला बताओ अभी। बताइए इसका आंसर, बताइए भाई क्या होगा, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका, क्या होगा। न्यूक्लियोइड होगा, न्यूक्लियोलस होगा, क्या होगा। प्रोकैरियोट में न्यूक्लियर रीजन इज नॉट सराउंडेड बाय ए मेम्ब्रेन। इस अनडिफाइंड रीजन को क्या कहते हैं, इस अनडिफाइंड रीजन को कहते हैं भाई न्यूक्लियोइड। बताया था ना आपको। न्यूक्लियोलस तो क्या होता है, आपके जो न्यूक्लियस होता है ना, इसके अंदर का जो लिक्विड होता है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। ठीक है। अगर ये वेल डिफाइंड आपका रीजन नहीं है तो इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलेंगे अपन न्यूक्लियोइड। समझ गए ना, तो कंफ्यूज मत कर देना। चलो ये वाला बताओ अभी। Which of the following combination correctly represents the genetic material in prokaryotes, eukaryotes respectively? जेनेटिक मटेरियल पूछा आपसे, जेनेटिक मटेरियल बताइए दोनों का, क्या क्या आपके रेस्पेक्टिवली नाम होगा। सीएपीएफ 2022 का क्वेश्चन। एक तो अभी आपने पढ़ा है थोड़ी देर पहले ही, जेनेटिक मटेरियल। तो न्यूक्लियेट और इसमें क्या होता है, क्रोमेटिन होता है, तो आंसर हो गया भाई अगेन आपका ए। है ना, वही क्वेश्चन देखो बार बार रिपीट करा है, कोई डिफरेंट नहीं बना रहा आपके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। ये वाला बताओ जरा, इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर आपको प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलेगा। न्यूक्लियर एनवेलप, सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम, सेल वॉल। एलिमिनेशन से भी कर सकते थे वैसे तो। सेल वॉल भी मिलता है, राइबोसोम भी मिलता है, सेल मेम्ब्रेन भी मिलता है, बट न्यूक्लियर एनवेलप नहीं मिलता है ना। न्यूक्लियर की जो कवरिंग होती है वो आपको देखने को नहीं मिलती है। चलो ये बताओ, इन मोस्ट प्रोकैरियोट्स द क्रोमोसोम नंबर इज। जनरली प्रोकैरियोट्स में क्रोमोसोम नंबर क्या होता है। कितना होता है भाई, सिर्फ एक होता है ना, सिर्फ एक। तो आंसर हो जाएगा डी। चलो ये वाला बताओ अभी। बैक्टीरिया हैव एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन which lacks a nuclear membrane and contains only DNA without proteins. Such a region is called. ऐसे रीजन को क्या बोलते हैं।
क्या आंसर हो जाएगा? अगेन देखो न्यूक्लियोइड हो जाएगा। अच्छा, न्यूक्लियोसोम क्या होता है? न्यूक्लियोसोम क्या होता है? ये एक स्ट्रक्चरल यूनिट आपकी, ठीक है ना, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ यूक्रियोटिक क्रोमोसोम। यूक्रियोटिक क्रोमोसोम ये स्ट्रक्चरल यूनिट है उसकी, ठीक है ना। इसमें क्या होता है आपके डीएनए होता है, और इस पे क्या होता है आपके हिस्टोन प्रोटीन जुड़ा होता है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत कर देना। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब बात करते हैं साइटोप्लाज्म की, है ना, सिर्फ अपने को सेल ऑर्गेनल्स पढ़ने हैं सारे। साइटोप्लाज्म देखो और भी ज्यादा आपकी इजी है। साइटोप्लाज्म क्या होता है भाई? जो सेल के अंदर पूरा लिक्विड भरा होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो साइटोप्लाज्म एक्चुअल में कोई सेल ऑर्गेनल नहीं है ना, ये कोई ऑर्गन नहीं है, ये तो एक तरीके का लिक्विड है, ठीक है, जैसे आपके बॉडी के अंदर ब्लड है वैसे। ओके, ये फ्लूइड कंटेंट है आपका सेल का, ठीक। कंटेन्स मेनी स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनल्स, इसके अंदर देखो काफी सारे ऑर्गेनल्स आपको एम्बेडेड देखने को मिलेंगे, और सारे के सारे क्या आपके मेम्ब्रेन बाउंड है, सारे के सारे, ठीक। यहां से एक पॉइंट याद रखना, जो आपके वायरस होते हैं ना भाई, वायरस देखो आपको इन्फेक्ट कैसे कर देते हैं, है ना। वायरस कोई एंटीबायोटिक लेने से मरते क्यों नहीं है, ये समझो ध्यान से। वायरस जो होता है ना भाई, इस वायरस के कोई भी आपकी क्या नहीं होती है, मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो एक्चुअल में वायरस क्या होता है? डेड होता है बाहर। अब ना आपके साइंस इसको डेड भी मानता है और लाइव भी मानता है, साइंस आपके दोनों मानता है इसको, ठीक है, डेड भी मानता है लाइव भी मानता है। अब इसके कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो जब तक इसको मेम्ब्रेन नहीं मिलेगी ना खुद की, तब तक ये आपका लाइव होगा ही नहीं। तो जैसे ही ये आपके बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है ना, तो ये कोई सेल के अंदर मान लो एंटर कर गया, तो सेल की जो आपकी मेम्ब्रेन होती है ना, वो किसकी मेम्ब्रेन हो जाती है? इस वायरस की हो जाती है। इस वायरस को अब क्या मिल गई? आपके मेम्ब्रेन मिल गई, ठीक है। अब मेम्ब्रेन मिल गई तो इसको क्या मिलता रहेगा भाई? जितना भी प्रोटीन वगैरह जो कुछ चाहिए, ये क्या करता रहेगा? कॉपी बनाता रहेगा, कॉपी बनाता रहेगा, है ना। अपनी फोटोकॉपी की कंपनी खोल लेगा धीरे धीरे यहाँ पे, और ऐसे करते करते आपकी पूरी बॉडी पे क्या कर लेगा? कब्जा कर लेगा, ठीक है। अब जब आप एंटीबायोटिक लेते हो ना, एंटीबायोटिक जैसे कि पेनिसिलिन हो गया, तो एंटीबायोटिक लेते हो, एंटीबायोटिक का पता है क्या काम होता है? एंटीबायोटिक का काम होता है ये जो आपकी मेम्ब्रेन होती है ना, इस मेम्ब्रेन को ब्रेक करना। अब वायरस की तो पहले से ही कोई मेम्ब्रेन नहीं है, तो किसको ब्रेक करेगी? एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक आपके कभी भी वायरस को खत्म नहीं कर पाती है। जबकि आपका जो बैक्टीरिया होता है ना, बैक्टीरिया, ये मान लो आपका बैक्टीरिया भाई क्या है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की क्या होती है? आपकी खुद की क्या होती है? एक मेम्ब्रेन होती है। तो आपकी एंटीबायोटिक क्या करती है? इसको अटैक करती है। इस इसको क्या करती है भाई? अटैक करती है। अटैक करके इस वॉल को क्या कर देती है? पूरा नष्ट कर देती है, मतलब तोड़ देती है। अब जब भाई आपकी पूरी मतलब जाने वाला जो आपका माध्यम था ना, सेमी परमिबल जो मेम्ब्रेन थी, उसी को ब्रेक कर दिया, तो अब चीजें अंदर घुसेगी कैसे? अब बैक्टीरिया को कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, तो एट द एंड क्या हो जाता है? ये खत्म हो जाता है। तो इसलिए एंटीबायोटिक इसको खत्म कर देती है, और इसको क्या नहीं कर पाती है? आपके खत्म नहीं कर पाती है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना, याद रहेगा ना। ओके। वैसे अपन वायरस वगैरह भी एक जो मिसलेनियस क्लास है उसके अंदर पढ़ेंगे इन डिटेल, ठीक है। चलिए अभी यहाँ पे देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से क्वेश्चन आया था इस बार आपके, है ना, यहीं से क्वेश्चन आया था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखो क्या होता है। आपने देखा था ये न्यूक्लियस था, है ना। न्यूक्लियस के नीचे देखा आपने एक ऐसे, मतलब ये एक पता नहीं कौन सा जानवर जैसा लग रहा है, ऐसा आपका अटैच होता है ना, ऐसे ऐसे करके। इस पूरे को क्या बोलते हैं अपन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड सीट्स। ये क्या होता है आपका? एक लार्ज नेटवर्क होता है किसका? मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड सीट्स। तो यहाँ पे आपको देखो लॉन्ग ट्यूबुल जैसी भी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, राउंड स्ट्रक्चर भी आपको देखने को मिलती है, और ऑब्लिक बैग जैसी भी स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलती है। सिमिलर स्ट्रक्चर है जैसे आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होती है, ठीक है। अब इसको फर्दर दो पार्ट में अपन डिवाइड करते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब ये रफ होगा, और दूसरा क्या होता है भाई? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये इधर वाला पार्ट देखो एकदम स्मूथ है, इसके ऊपर कोई भी डॉट दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है ना, तो ये स्मूथ हो गए। इसमें देखो बहुत सारे डॉट आपके, ये डॉट के कारण क्या हो जाता है? ये आपका रफ हो जाता है, तो इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, ये रफ क्यों होता है पता है आपको? इसके ऊपर ना ये राइबोसोम जुड़े होते हैं आपके, ये क्या कर देते हैं? इसको रफ बना देते हैं, इसलिए ये क्या होता है? आपके रफ होता है, ठीक है। अब ये आर ई आर का फंक्शन वगैरह आपको क्या रखना है? याद रखना है। रफ कंटेन राइबोसोम ऑन सरफेस, इसलिए क्या होता है? रफ होता है। ये जो राइबोसोम होता है ना इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, ये आपकी साइट होती है ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब प्रोटीन का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है ना आपके यहीं पे होता है, ठीक है ना। ये जो राइबोसोम होते हैं ना, ये इसी के ऊपर क्या करते हैं? आपके प्रोटीन की मशीन लगा के बैठे हैं, मतलब फैक्ट्री लगा के बैठे हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं भाई? आपके प्रोटीन बनाते हैं। साथ में राइबोसोम यहाँ पे एक और काम करते हैं, आपके एंजाइम बनाने का काम करते हैं।
जो कि आपके माइक्रो बॉडीज के अंदर क्या कर देते हैं, ये फिट कर देते हैं। ठीक है ना, माइक्रो बॉडीज में क्या कर देते हैं, फिट कर देते हैं। और फिर ये जो आपका एंजाइम होता है ना, ये कहाँ स्टोर होता है, आपके लाइसोसोम के अंदर जाके स्टोर हो जाता है। और वही अपन एंजाइम्स वगैरह क्या करते हैं, यूज करते हैं, ये सेल वगैरह क्या करती है, यूज करती है। ठीक। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ओवरऑल क्या करता है, ये जितनी भी चीजें यहाँ पे बनती है ना, इनका ट्रांसपोर्ट का काम करता है, जहां पे भी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये क्या करता है, इनको ले जाने का काम करता है। जैसे प्रोटीन हो गए आपके, ये माइक्रोबॉडीज में ये जो एंजाइम वगैरह हो गए आपके। दूसरा आता है भाई आपकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपकी किस चीज की फैक्ट्री है, फैट और लिपिड बनाने की फैक्ट्री है। लिपिड बोल लो चाहे फैट बोल लो, दोनों एक ही चीज है। तो फैट मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री मिलेगी आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। साथ में एक और इंपॉर्टेंट चीज देखो, ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है। ये क्या करता है, डिटॉक्सिफाई पॉइजन एंड ड्रग इन लीवर सेल ऑफ वर्टिब्रेट्स एनिमल्स। ये क्या करता है भाई, आपने कोई अगर जहर वगैरह खा लिया, ड्रग वगैरह खा लिया आपने, तो उसका डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है आपके किसके अंदर, लीवर सेल के अंदर, है ना। एक्चुअली लीवर के अंदर ही आपका डिटॉक्सिफिकेशन होता है। ठीक है जी। ऑल्सो प्रोड्यूस स्टीरोइड हॉर्मोन्स, ये स्टीरोइड हार्मोन भी क्या करता है, आपके प्रोड्यूस करता है। ठीक। यहां से एक बात याद रखना, सम प्रोटीन प्लस लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग ऑफ सेल, जिनको क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं अपन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। देखो कुछ प्रोटीन और कुछ लिपिड्स मिलके, जो लिपिड्स यहाँ पे बन रहे हैं, इनको मिला के अपने क्या होता है, सेल की बिल्डिंग होती है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ठीक है। अब चलिए क्वेश्चंस देखते हैं आपके एग्जाम के अंदर यहाँ से कैसा आया है। ये देखिए, बताइए इसका आंसर जल्दी से। प्रियांशु ड्रग्स लेता है? अच्छा, कब से? पढ़ाई कर लो भाई, पढ़ाई वढ़ाई तुम लोगों को करनी नहीं है। ये जो बातें बातें करते हैं ना तुम लोग, इन इन लोगों के चक्कर में मत रहा करो, ये बहुत खतरनाक बच्चे हैं। मतलब वही बात है, ये पीछे से पढ़ते हैं और दूसरों को दिखाते हैं कि हम पढ़ नहीं रहे हैं। तो इनके चक्कर में मत रहना कि सारे चिल हैं। ये चिल विल कुछ नहीं है, चालाक बच्चे हैं ये सारे के सारे। तो माइक्रो बॉडीज फाउंड टू बी प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल सेल कंटेन, क्या कंटेन करते हैं, आपके एंजाइम्स कंटेन करते हैं, है ना। एंजाइम इनके अंदर देखने को मिलेंगे आपको। चलो ये बताओ अभी। अब देखो यही क्वेश्चन सेम का सेम क्वेश्चन, ठीक है ना, आपके सीडीएस के अंदर आया था इस बार। इस तरीके से रिपीट होते हैं भाई क्वेश्चन, तो इस चैप्टर में बहुत रिपीट होते हैं। Rough endoplasmic reticulum looks rough under the microscope because of the attachment of which of one of the following cell organelles, तो कौन से सेल ऑर्गेनल के कारण होते हैं, आपके राइबोसोम्स के कारण। ठीक है। चलो इसका बताओ अभी। Lysosomes are sacs of cell filled with digestive enzymes. These digestive enzymes are synthesized by, इन डाइजेस्टिव एंजाइम को बनाता कौन है। अभी मैंने बताया आपके एंजाइम कौन बनाता है, बताओ जरा। अब यहाँ पे देखो राइबोसोम अगर ऑप्शन में दिया होता तो अपन राइबोसोम करते, बट राइबोसोम किसके ऊपर होता है, आर के ऊपर होता है, तो अपन टिक करेंगे यहाँ पे आर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है ना, ऐसी आर मत कर देना गलती से। चलो ये वाला बताओ। मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस इज जनरली कैरिड आउट बाय, ट्रांसपोर्ट का काम कौन कर रहा था। तो ट्रांसपोर्ट का काम कौन करता है, आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बाकी तो देखो कोई ऑप्शन है ही नहीं और मैच करे। चलो ये वाला बताओ अभी। इन वर्टिब्रेट्स smooth endoplasmic reticulum in cells of which organ plays a crucial role in detoxifying of toxic compounds, डिटॉक्सिफिकेशन का काम कौन करता है भाई, सीएपीएफ 2023 का क्वेश्चन है। स्प्लीन, इंटेस्टाइन, किडनी, लीवर, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, लीवर, है ना। चलिए अभी इसका आंसर बताओ मेरे को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनल्स एंड देयर फंक्शन।
बताओ जरा। इनमें से कुछ पढ़ा ही नहीं है, आगे पढ़ाऊंगा, बट बेसिक आइडिया तो होगा ना सभी को। नहीं है तो कोई बात नहीं है, ट्राई करो। बताइए इसका आंसर। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। ए होगा। देखो माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन से कनेक्टेड है, आगे देखोगे आप। क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल मिलेगा फोटोसिंथेसिस से, सही है। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, सही है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स, तो ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए ही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। बी वाले क्या बोल रहे हैं भाई? भाई राइबोसोम का ट्रांसपोर्ट का कब से काम होने लगा, बी कैसे हो सकता है? चलो, अब आता है गोल्गी एपैरेटस। अब आता है भाई आपके गोल्गी एपैरेटस। ठीक है। अब गोल्गी apparatus देखो क्या होता है, ये जो आपका न्यूक्लियस था, इस न्यूक्लियस के नीचे देखो ये जो सिस्टम जैसी शेप लगे होते हैं ना, इसी को बोलते हैं अपन गोल्गी apparatus। इसको क्या बोलते हैं अपन? इसको बोलते हैं गोल्गी apparatus। इसका शेप देखो कैसा होता है, जैसे प्लेट के ऊपर प्लेट रखी है, तो इसको बोलते हैं अपन सिस्टर्ने। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं? सिस्टर्ने बोलते हैं। तो कंसिस्ट ऑफ ए सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स लाइक फ्लैटेंड सेक्स। ऐसे लगता है कि फ्लैटेंड डिस्क डिस्क आपकी क्या कही गई है, एक के ऊपर एक आपकी लगाई गई है। ठीक है ना। अरेंज्ड इन स्टैक्स कॉल्ड सिस्टर्ने, ये स्टैक्स की तरह आपके अरेंज होते हैं, इनको बोलते हैं सिस्टर्ने। ठीक है। ये आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या होते हैं, आपके कनेक्टेड होते हैं एक मेम्ब्रेन के थ्रू। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब इसका काम क्या होता है, गोल्गी बेटा का क्या काम होता है? गोल्गी से आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाला गोगी याद आना चाहिए। ठीक है ना, क्यों आना चाहिए वो मेरे को नहीं पता। अभी इसके फंक्शन की बात करते हैं। देखो इसका फंक्शन क्या होता है, इसका काम होता है स्टोरेज करना। जो चीजें यहाँ पे आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर में जो भी बन रही थी ना, उनका स्टोरेज भी तो काम होगा। अब अगर मैं आपको बोलूं कि भाई एक फैक्ट्री है, आपकी घर की फैक्ट्री है, उसने बहुत सारा अनाज बना लिया है। ठीक है। तो आप ऐसा थोड़ी है कि एक दिन में सारा खाना स्टार्ट कर दोगे, ट्रांसपोर्ट कर दोगे, पेट के अंदर थोड़ी डाल लोगे, स्टोर करोगे ना। वैसे ही ये स्टोरेज का काम करता है, अगर एक्स्ट्रा चीज बनती है तो स्टोरेज का काम करता है। उसमें कोई मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि अनाज से बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती है, तो मॉडिफिकेशन का काम करता है। पैकेजिंग का काम करता है, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल सिंथेसाइज नियर ईआर। और डिस्पैच का क्या करता है, ये काम करता है इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। सेल के बाहर और सेल के अंदर क्या करता है, ये डिस्पैच का आपका काम करता है। ठीक। इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, अभी देखो थोड़ी देर में एक और आप सेल ऑर्गेनल पढ़ोगे, उसके फॉर्मेशन का भी इसी का काम है। लाइसोसोम भी आपके क्या करता है, गोल्गी apparatus बनाता है। ठीक। इन सम केसेस मेक्स कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल, सिंपल शुगर से क्या बनाता है, आपके कॉम्प्लेक्स शुगर भी बनाता है कुछ केसेस के अंदर। ओके। अब यहां से एक रिएक्शन दिया है, मतलब एक बॉक्स दिया आपके एनसीईआरटी के अंदर, ब्लेक रिएक्शन। इसके बारे में डायरेक्ट यार याद रखना। कैमिलो गोल्गी नाम का एक आपका क्या साइंटिस्ट है, उसी के नाम पे इसको नाम दिया गया है। इसने एक मेथड आपका तैयार किया, मेथड ऑफ स्टैंडिंग इंडिविजुअल नर्व एंड सेल स्ट्रक्चर। ठीक। इसके अंदर एक सॉल्यूशन इसने यूज किया एजी अनथ्रो। ये सॉल्यूशन याद रखना, अभी तक एग्जाम में पूछा ही नहीं है कि कौन सा सॉल्यूशन यूज किया आपके कैमिलो गोल्गी ने स्टेन करने के लिए। अब ये जो इसने मेथड आपके जनरेट किया ना, ये मेथड आपका काफी इंपॉर्टेंट है फॉर ट्रेसिंग द प्रोसेसेस एंड रेमिनिफिकेशन ऑफ सेल्स। सेल की स्टडी और अच्छे से करने के लिए ये प्रोसेस आपका काफी इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन को बोलते हैं ब्लैक रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना। अब इससे देखो आपके इतने क्वेश्चन नहीं है, बट लाइसोजोम से बहुत क्वेश्चन आए हैं। लाइसोजोम को ध्यान से देखना। लाइसोजोम दिख रहा है आपको भाई? लाइसोजोम सभी को दिख रहा है ना? है जी। लाइसोजोम की जो लेयर होती है ना, लाइसोजोम की जो लेयर होती है, एक मिनट, ये जो लेयर होती है, मेम्ब्रेन होती है, ये भी किससे बनी होती है, आपके फोस्फोलिपिड से बनी होती है। फोस्फोलिपिड से बनी होती है, फोस्फोलिपिड लेयर। इस लाइसोसोम के अंदर आपको क्या देखने को मिलेंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम देखने को मिलेंगे, मतलब स्टोरेज का काम यही होता है। ठीक। आपको प्रोटीन्स देखने को मिलेंगे और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। अब लाइसोसोम का देखो बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विथ डाइजेस्टिव एंजाइम्स मेड बाय आरईआर। जो आरईआर ने वो वहां पे जो डाइजेस्टिव एंजाइम बनाए थे ना, वो यहीं पे आके क्या होते हैं, आपके स्टोर होते हैं। ठीक। ये आपका क्या है, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है। जैसे आपकी बॉडी के अंदर किडनी है ना भाई, वैसे समझ लो ये सेल की क्या आपकी किडनी है। ये क्या करता है, आपके जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं ना, उनको सिंपलर में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। ठीक है ना।
सिंपलर में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। ये सेल को क्या रखता है, आपके क्लीन रखता है। सेल को क्या रखता है भाई, क्लीन रखता है। मतलब मान लो कोई भी बाहर से फॉरेन मटेरियल आएगा ना, या फिर आपकी वोर्न आउट सेल हो गई, मतलब सेल क्या हो गई आपकी, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई है ना, फटने लगी सेल, तो ये क्या करेगा, उसको खा जाएगा भाई। ठीक है ना, ये कंप्लीटली उसको क्या कर देगा, डिकम्पोज कर देगा। ठीक, ये आपके प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकता है, लिपिड्स को कर सकता है, कार्बोहाइड्रेट्स को कर सकता है, न्यूक्लिक एसिड को कर सकता है, मतलब सारे ऑर्गेनिक मटेरियल को ये क्या कर सकता है, डाइजेस्ट कर सकता है, सारे ऑर्गेनिक मटेरियल को। इवन ये वायरसेस को भी खा सकता है, बैक्टीरिया को भी खा सकता है। ठीक है ना, ये जिस प्रोसेस से वायरस बैक्टीरिया वगैरह खाता है ना, इनको बोलते हैं अपन फैगोसाइटोसिस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस। अब ये जो आपका लाइसोसोम है ना, इसका एक घाटा भी है, नुकसान देखो क्या है। इसको अपन क्या बोलते हैं, सुसाइड बेग ऑफ द सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुसाइड बेग ऑफ द सेल। क्यों बोलते हैं, देखो कभी कभी क्या होता है, जब आपका सेल का क्या हो, ये जो पूरी सेल थी, इसका मान लो मेटाबॉलिज्म क्या हो जाए, खराब हो जाए, तो इसको क्या लगता है कि भाई सेल खराब हो गई है। इसको मतलब होश नहीं है ना, नशेड़ी एकदम। इसका बस काम ऐसे समझ लो, एक तरीके से की मशीन है, दिमाग नहीं है, दिमाग इसका घुटनों में है। तो अगर इसको लगा ना कि मेरी सेल का क्या हो गया, मेटाबॉलिज्म थोड़ा भी खराब हो गया, तो इसको लगेगा कि मेरी सेल खराब हो गई है। ये नहीं देखता मेरी सेल है कि दूसरे की सेल है। ये क्या करेगा, खुद के सेल को बस्ट करके और खा जाएगा, खुद के सेल को ही क्या करेगा, डाइजेस्ट कर जाएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं सुसाइड बेग ऑफ द सेल। ठीक है ना, तो इसमें फोस्फोलिपिड की क्या होती है, बाइलेयर होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं सुसाइड बेग। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। अब चलिए इनका आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए भाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाइसोसोम के बारे में कौन सा करेक्ट नहीं है, दे आर द वेस्ट डिस्पोजेबल डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल, सही है। दे ब्रेक डाउन ऑल इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक को नहीं करता है भाई, इनऑर्गेनिक को नहीं करता है। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को मैंने आपके वाईटी के ऊपर शायद डी करवा दिया था, क्योंकि एक्चुअल में ना ये क्वेश्चन अभी तक जब तक ऑफिशियल आंसर की नहीं आती तब तक अपन कंफर्म नहीं बता सकते हैं। बट काफी जगह इसका बी दिया है, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक मटेरियल को नहीं खा सकता है। बट कहीं ना कहीं डी स्टेटमेंट भी इसमें मेरे को गलत लगता है, कि स्टॉप एंट्री ऑफ फॉरेन मटेरियल्स। डी स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, स्टॉप एंट्री ऑफ फॉरेन मटेरियल्स, ये एंट्री स्टॉप नहीं करता, ये खा जाता है अगर कोई फॉरेन मटेरियल्स आता है। ठीक है ना, बट ज्यादा आपका इनकरेक्ट कौन सा है, बी वाला है, इनको इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को भी ये क्या नहीं करता, आपके खाता नहीं है। चलो ये वाला बताओ, CDS2 2024, गलत मत करना। विच ऑर्गेनल इन एनिमल सेल्स कैन डाइजेस्ट फॉरेन मटेरियल। कौन खा सकता है, देखो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये देखो CDS2 2024 का आपके क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, वही चीज बार बार रिपीट कर दो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स ऑफ मैमेलियन सेल इज रिच इन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स किसके अंदर ज्यादा मिलेंगे, अच्छा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पता है कौन से होते हैं, जो ये खुद को ही खा जाता है ना, इवन खुद को खा जाता है या फॉरेन मटेरियल को खा जाता है, इसी एंजाइम के थ्रू खाता है। फॉरेन मटेरियल को खाता है ना, इसी एंजाइम से खाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा अगेन, लाइसोसोम्स। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट बताइए, इसका बताइए अभी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स इज नोन एज सुसाइड बैग ऑफ ए सेल, ये वाला बताओ। सुसाइड बैग किसको कहते हैं, ये भी देखो एकदम सिंपल क्वेश्चन आपका, सुसाइड बैग किसको कहते हैं, सुसाइड बैग अगेन देखो आपके लाइसोसोम को कहते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा भाई यहाँ से। अब बात करते हैं आपके प्लास्टिड्स के बारे में। ना जो प्लास्टिड्स होता है ना, ये प्लास्टिड्स थोड़ा स्पेशल है, स्पेशल इन द सेंस कि क्योंकि ये आपको किसके अंदर नहीं मिलेगा, ये आपको एनिमल के अंदर नहीं देखने को मिलेगा, ये सिर्फ प्लांट्स के अंदर मिलता है। जैसे सोल सेल वॉल आपको सिर्फ प्लांट्स में मिलती है ना, वैसे ही प्लास्टिड्स भी आपको सिर्फ सिर्फ किस में मिलती है, आपके प्लांट के अंदर मिलती है। सेंट्रियोल सिर्फ एनिमल सेल में मिलता है। प्लास्टिड भी देखो आपके डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है,
प्लास्टिड का खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है भाई, खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है। देखो किसी का खुद का राइबोसोम है तो इसका क्या मतलब है, अगर मैं बोलूं किसी का खुद का राइबोसोम है तो मतलब सेल्फ का क्या बनाता है भाई, ये प्रोटीन बनाता है, मतलब खुद का खाना खुद बनाता है। ये लेन देन का काम करता ही नहीं है, ये बोलता है कि मैं मेरा खाना मैं खुद ही बनाऊंगा, ठीक है ना। तो लेन देन वाला काम नहीं है यहाँ पे। ओके। अब इसमें देखिए प्लास्टिड्स के अंदर आपको अलग अलग पार्ट देखने को मिलेंगे, टोटल 3 पार्ट देखने को मिलते हैं, वैसे तो मेजरली 2 ही पार्ट है। पहला आपका ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, व्हाइट और कलरलेस होता है आपके, है ना, मतलब इसका कोई कलर नहीं होता है। ल्यूकोप्लास्ट के भी 3 पार्ट है। ल्यूकोप्लास्ट का एक्चुअली काम होता है आपके स्टोरेज का। क्या काम होता है प्लांट के अंदर, स्टोरेज का। अब देखिए जो आपके प्लांट के अंदर स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, स्टार्च को जो स्टोर करता है ना उसको बोलते हैं एमिलोप्लास्ट। जो ऑयल और फैट्स को स्टोर करते हैं उसको बोलते हैं एओलोप्लास्ट। और जो आपके क्या करता है भाई, आपके प्रोटीन को स्टोर करता है इसको बोलते हैं एल्यूरोप्लास्ट। तो ये तीनों आपको नाम याद रखने, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है ना। ये तीनों ल्यूकोप्लास्ट है आपके। इसके बाद में बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट के बारे में। क्रोमोप्लास्ट देखो क्या होता है। क्रोमोप्लास्ट होता है ना, ये आपके किससे बना होता है भाई, प्रोटीन हिस्टोन से बना होता है। ये आपका कलर्ड भी होता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर देखने को मिलते हैं। इसी क्रोमोप्लास्ट के अंदर आपको क्लोरोफिल मिलेगा, जिस क्लोरोफिल से क्या होता है भाई, आपके फोटोसिंथेसिस होता है। जिससे क्या होते हैं आपके फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है ना। अब जो पार्ट आपके क्रोमोप्लास्ट का क्लोरोफिल कंटेन करता है उसको बोलते हैं अपन क्लोरोप्लास्ट। जिस क्रोमोप्लास्ट में आपके क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उस पार्ट को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक। कंटेन कैरोटिनॉइड पिगमेंट, इसके अंदर आपको कैरोटिनॉइड पिगमेंट भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है जी। अब क्लोरोप्लास्ट के बारे में देख लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। देखो आपके क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट जो आपके फोटोसिंथेसिस कंडक्ट करते हैं, ये क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है, इसमें ग्रीन पिगमेंट होता है ना। मेजरली फाउंड इन मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स। लीव्स का जो मेसोफिल सेल्स होता है ना उसी के अंदर आपको क्या मिलेगा, क्लोरोफिल मिलेगा। जो कि क्या करता है, फोटोसिंथेसिस को आपके सपोर्ट करता है, ठीक है, जो क्या करता है आपके फोटोसिंथेसिस को सपोर्ट करता है। इसमें आपको येलो और ऑरेंज पिगमेंट भी आपको देखने को मिलेगा, येलो एंड ऑरेंज पिगमेंट भी देखने को मिलेगा, ठीक। ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल होता है आपके। न्यूमरस लेयर्स एम्बेडेड इन मटेरियल कॉल्ड स्ट्रोमा। इसमें आपको न्यूमरस लेयर देखने को मिलेगी और एक मटेरियल है स्ट्रोमा, उसके अंदर क्या होता है, ये एम्बेडेड होता है। इसका भी खुद का डीएनए एंड राइबोसोम होता है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। खुद का क्या होता है, डीएनए राइबोसोम। देखो अभी मैंने बताया आपके वैक्यूल का, सॉरी ये जो आपका प्लास्टिड था खुद का होता है, तो इसका भी तो खुद का ही होगा ना भाई, इसका भी खुद का ही होगा। अब यहाँ पे देखो आप देख सकते हो थोड़ा, ये देखो ये आपके क्लोरोप्लास्ट हो गया, है ना, ये पूरा क्लोरोप्लास्ट है। ये जो आपको ग्रीन पिगमेंट दिख रहा है ये क्या हो गया, क्लोरोफिल वगैरह हो गए। इसी के अंदर देखो आपको ल्यूमेन देखने को मिलेगा, थाइलेकोइड आपको सेल देखने को मिलेगा। ये लिक्विड भरा होता है, इसको क्या बोलते हैं अपन, स्ट्रोमा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। चलो अभी इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। ल्यूको हो चुका है भाई, क्रोमो भी हो चुका है। क्या होगा इसका आंसर, a protein is synthesized in the endoplasmic reticulum bound ribosomes and it targets to enter inner thylakoid space of the chloroplast. How many double layered membrane layers it has to pass to reach its destination? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है ये आपके यूपीएससी वालों ने, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है। क्या आंसर होगा इसका, पक्का 3 होगा। अभी तो क्लास काफी बचा है, श्रेष्ठ क्यों, क्या हुआ, क्या दिक्कत हुई, सोने जाना है क्या। कितनी लेयर से पास होना पड़ेगा भाई, टोटल 3 डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन से पास होना पड़ेगा। एक तो देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हो जाएगी, है ना, एक तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हो जाएगी, एक आपकी देखो डबल लेयर आपकी क्लोरोप्लास्ट की हो जाएगी, ठीक है। और एक आपकी देखो किसकी हो जाएगी,
वो गोल्गी वाली की हो जाएगी, क्योंकि गोल्गी क्या करेगा, आपके ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा। ठीक है ना। अभी थोड़ा ही बचा, ज्यादा नहीं बचा है, आधा घंटा और लगेगा मैक्सिमम। क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेटिक प्रोक्रियोटिक बैक्टीरिया एसोसिएटेड विथ, बताओ जरा। क्लोरोफिल होता है वो आपके फोटोसिंथेटिक प्रोक्रियोटिक बैक्टीरिया में कहाँ मिलेगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेम्ब्रेनस वेसिकल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट डाउन कर लेना, स्टार मार्क कर लेना चाहिए इसको। ठीक है ना। मेम्ब्रेनस वेसिकल्स के अंदर क्या मिलेगा आपको? बैक्टीरिया के अंदर ये क्लोरोफिल मिलेगा आपको। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसका बताओ अभी। क्या होगा इसका आंसर? इन प्लांट सेल्स न्यूक्लियस डज नॉट नीड ए मेम्ब्रेन बट क्लोरोप्लास्ट आर सराउंडेड बाय देयर ओन मेम्ब्रेन। भाई न्यूक्लियस को क्या मेम्ब्रेन नहीं होती है क्या? प्लांट सेल में होती है, दोनों के मेम्ब्रेन होती है ना। न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन बट क्लोरोप्लास्ट डू नॉट नीड एनी मेम्ब्रेन, ये भी गलत है। न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट आर सराउंडेड सेपरेटली बाय देयर ओन मेम्ब्रेन, दोनों सही है। ठीक है। चलो अभी आता माइटोकॉन्ड्रिया, ये लास्ट है, इसके बाद में एक स्लाइड और है, स्लाइड एक है, बाकी क्वेश्चंस है। ठीक है ना, इतनी क्लास है, देख लो। अब माइटोकॉन्ड्रिया फाइनली आपका जो स्टार्टिंग में जिसका डिस्कशन किया था वो पार्ट आ गया है। आपके पावर हाउस ऑफ द सेल, है ना भाई, पावर हाउस आ गया आपके। पावर हाउस की बात कर लेते हैं। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है भाई। माइटोकॉन्ड्रिया आपके पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, ऐसा दिखता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है ना। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, इसमें जो अंदर की शेप होती है ये क्रिस्टे जैसी होती है आपकी, क्रिस्टे जैसी। ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो इसमें भी आपको डबल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी, डबल मेम्ब्रेन। इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, बाहर वाली जो मेम्ब्रेन होती है ना, ये तो काफी आपकी क्या होती है, पोरस एंड परमीबल होती है। देखो पोरस एंड परमीबल होगी तभी कुछ एंटर करेगा ना अंदर, तो पोरस एंड परमीबल होती है। जबकि जो इनर वाली लेयर है, अंदर वाली लेयर देखो कैसे फोल्डेड है, ऐसे देखो, पूरी पूरी आपकी देखो फोल्डेड है। तो ये काफी डीपली फोल्डेड होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन जितना ज्यादा देखो फोल्ड होगा उतना ज्यादा सरफेस एरिया हो जाएगा, और जितना ज्यादा आपका सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा यहाँ पे क्या होता है, एटीपी जनरेशन होता है। ये जो इनर लेयर होती है ना, यहीं पे आपकी एनर्जी करेंसी का क्या होता है भाई, जनरेशन होता है। यहीं पे क्या होता है, एनर्जी करेंसी का आपका जनरेशन होता है। और ये जो आपका पूरा माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, ये आपके सब्सटेंस से फिल होता है, एक फ्लूइड मैट्रिक्स से क्या होता है, आपके फिल होता है। ठीक है। इसका खुद का भाई डीएनए राइबोसोम होता है, देखो इसका भी खुद का डीएनए और राइबोसोम है, मतलब खुद का क्या होगा भाई, खुद का प्रोटीन होगा। खुद का क्या होगा, खुद का प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, तो मेक वन प्रोटीन। यही आपकी साइट है एरोबिक रेस्पिरेशन की, मतलब यहीं पे क्या बनती है, आपकी एटीपी बनती है। यहीं पे क्या बनती है, एटीपी बनती है, और एटीपी क्या है भाई, आपकी एनर्जी करेंसी है। ठीक। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, आपके इसी एनर्जी करेंसी को स्टोर करके रखता है, और किसी सेल को अगर रिक्वायरमेंट होती है तो उसको दे देता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। इसी को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। अच्छा एक लास्ट पार्ट और वैक्यूल्स। वैक्यूल्स देखो क्या होता है, वैक्यूल्स बड़ा सा होता है भाई ऐसा। ठीक है ना। वैक्यूल क्या होता है भाई, वैक्यूल होता है मेम्ब्रेन बाउंड स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। ये भी स्टोरेज का काम करता है, ये भी क्या करता है, स्टोरेज का काम करता है। ठीक है ना। एनिमल के अंदर भी आपको ये मिलता है, बट एनिमल के अंदर काफी छोटे छोटे होते हैं, बट बहुत सारे होते हैं। प्लांट के अंदर एक ही होता है, सिर्फ एक, बट बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि लगभग 50 से 90% सेल का पार्ट आपके ये वैक्यूल ही लेता है। ये प्लांट को आपके टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी क्या करता है, प्रोवाइड करता है। टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी क्या करता है, प्रोवाइड करता है। ठीक है। स्टोरेज देखो ये क्या क्या करता है, एमिनो एसिड का करता है, सुगर्स का करता है, और वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स का करता है, और कुछ प्रोटीन्स का करता है। कभी कभी प्लांट वगैरह के अंदर आपके एक्सेस वाटर होता है ना, तो ये एक्सेस वाटर को भी यही इसी से क्या करता है, आपके रिलीज करता है। ठीक है ना। ओके। अमीबा के अंदर देखो आपका एक स्पेशल वैक्यूल होता है जिसको बोलते हैं फूड वैक्यूल। इसी फूड वैक्यूल से क्या करता है, आपकी ये फूड को एनगल्फ करता है। ठीक है ना। चलिए अभी इसका आंसर बताइए।
जल्दी से बताओ इसका आंसर। इन प्लांट सेल्स द टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी इज प्रोवाइडेड बाई, कौन प्रोवाइड करता है भाई टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी? ये करता है आपके कौन? वैक्यूल्स करता है ना। चलो नेक्स्ट बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग टू सेल ऑर्गेनल्स हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल? ओन खुद का जेनेटिक मटेरियल किस किस का होता है? मतलब खुद का डीएनए, खुद का डीएनए आरएनए किसका होता है भाई खुद का? बताओ किसका होता है खुद का डीएनए? याद है ना, खुद का डीएनए प्लस खुद का राइबोसोम। तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स का क्या होता है? खुद का होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का होता है, ईआर का नहीं होता, ईआर का नहीं होता, यहाँ पे भी देखो। और यहाँ पे आपके गोल्गी apparatus का नहीं होता है। चलो ये बताओ अभी। Which one of the following cell organs may play a role in expelling excess water and waste in case of unicellular organisms? एक्सेस वाटर को आपके कौन रिलीज कर सकता है? कौन कर सकता है? वैक्यूल कर सकता है। ठीक है। चलो ये वाला बताओ अभी। ये भी देखो ND2 2024 का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ एनर्जी इन सेल्स? कुल मिला के एनर्जी करेंसी पूछ रहा है आपसे। एनर्जी का सोर्स कौन है भाई आपके सेल्स के अंदर? तो कौन है? एटीपी। एडीपी मत कर देना, एडिनोसाइन ट्राइफोस्फेट। चलो ये बताओ CAPF 2023। विच ऑर्गेनल अदर देन न्यूक्लियस इज इन यूक्रियोटिक सेल्स हैज इट्स ओन डीएनए राइबोसोम एंड प्रोटीन? न्यूक्लियस के अलावा आपके कौन ऐसा है यूक्रियोटिक में जिसमें खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम है और खुद का प्रोटीन है? देखो प्रोटीन, राइबोसोम ही प्रोटीन बनाता है। तो कुल मिला के पूछ रहा है खुद का डीएनए राइबोसोम किसका होता है न्यूक्लियस के अलावा? किसका होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। ठीक है ना। चलो ये बताओ अभी। इन माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी सिंथेसाइजिंग केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन दी। एटीपी कहाँ पे बनता है? एटीपी कहाँ बनता है? एटीपी देखो आउटर मेम्ब्रेन में नहीं बनता है, मैट्रिक्स में नहीं बनता है, इनर मेम्ब्रेन में बनता है। मैंने बताया था इनर मेम्ब्रेन काफी फोल्डेड होता है ताकि ज्यादा सरफेस एरिया हो जाए। इनर मेम्ब्रेन में आपका होता है। ठीक है ना। चलो ये वाला बताओ। मेरे को पढ़ाते हुए थकावट नहीं हुई सृष्टि, तुम्हें पढ़ते हुए हो गई। अभी तो मेरे को करंट अफेयर्स की क्लास और लेनी है रात में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स कंटेन डीएनए? अगर ऐसे करोगे तो सृष्टि का निर्माण कैसे करोगे सृष्टि? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स कंटेन डीएनए? डीएनए किसके अंदर होता है भाई? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। चलो इसका बताओ अभी। विच सेल ऑर्गेनल्स हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स? देखो सेम ही क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है। खुद का डीएनए और राइबोसोम किसका होता है? हाँ आज करंट अफेयर्स है रात में 8:45 पे भाई, आ जाना ठीक है ना। 8:45 पे लाइव आपका करंट अफेयर्स है, मे करंट अफेयर्स। ठीक है। वाईटी पे सब दिख जाने चाहिए मेरे को। लाइव आना मजा आता है। कुछ चीजें पुरानी भी रिकॉल कर लेंगे थोड़ी बहुत। ज्यादा बोर नहीं करूंगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। चलो इसका बताओ अभी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एनर्जी करेंसी फॉर सेलुलर प्रोसेसेस? एनर्जी करेंसी अगेन रिपीट हो गया, एटीपी। ये है आज की लास्ट स्लाइड, ठीक है ना। मतलब स्लाइड ये लास्ट है, इसके बाद थोड़े से क्वेश्चन है फिर क्लास खत्म। ओके। सेल डिवीजन देखो आपकी। सेल डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से क्या बनती है? नई सेल्स बनती है आपकी। ठीक है ना। नई सेल्स आपकी इसी से बनती है। ओके अब इसको देखो, सेल डिवीजन दो टाइप से होता है, एक मिटोसिस से एक मियोसिस से।
मिटोसिस में आपके सोमेटिक सेल्स क्या करती है, इन्वॉल्व करती है। यहाँ पे डाइप्लोइड सेल्स होती है, और डाइप्लोइड सेल्स क्या करती है, आपके 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स कंटेन करती है। ठीक है ना, दो आपकी जो डाइप्लोइड सेल होती है उसके अंदर क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, आपके 2 यूनिट होते हैं। कितने होते हैं भाई, आपके 2 यूनिट होते हैं। ओके, तो ध्यान रखना डाइप्लोइड सेल्स में आपके 2 सेट्स ऑफ क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। मोस्ट सेल डिवीजन आपकी यही यूज करती है, मिटोसिस यूज करती है। ठीक, इसके अंदर देखो होता क्या है, इसमें जो मदर सेल होती है ना, ये मदर सेल आपकी डिवाइड होती है इनटू 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। और ये जो डॉटर सेल होती है ना, इन दोनों में आपके नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होते हैं, और उतने ही होते हैं जितने मदर सेल में थे। मतलब मदर सेल में 2 थे तो इनमें भी 2 2 होंगे। ठीक है ना। हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज। मिटोसिस आपके ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज में क्या आता है, काम आता है। ठीक, डॉटर सेल इज डाइप्लॉइड। यहाँ पे डॉटर सेल भी क्या होती है, आपकी डाइप्लॉइड होती है। ओके, वहीं देखो मियोसिस क्या होता है। मियोसिस में जैसे कि आपके जर्म सेल हो गए, रिप्रोडक्टिव सेल हो गया, यहाँ पे आपके हैप्लॉइड सेल क्या होती है, इसके अंदर सिर्फ एक ही आपका सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, और ये डिवाइड होती है आपकी। ठीक है ना, जैसे कि गैमेट्स होगी, गैमेट्स आपकी मियोसिस यूज करती है। यहाँ पे 2 कंजिक्यूटिव डिवीजन होते हैं। यहाँ पे मदर सेल आपकी 4 डॉटर सेल के अंदर डिवाइड होती है। कितने डॉटर सेल, 4 डॉटर सेल के अंदर। और हर डॉटर सेल के अंदर आपके हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं मदर सेल में। मान लो अगर मदर सेल में अगर आपके 4 क्रोमोसोम्स थे ना, तो चारों के पास एक एक चला जाएगा, है ना। मतलब मदर सेल का हाफ हो गया ना, सबके पास एक एक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए डॉटर आर हैप्लॉइड, डॉटर सेल्स भी क्या होती है, आपके हैप्लॉइड होती है। अब ये कुछ फैक्ट्स है आपको याद रखने हैं, वैसे तो मैंने पहले भी पढ़ा दिया है। आरएनए ध्यान रखना आपके किस किस के अंदर मिलेगा। आरएनए आपको कहाँ कहाँ मिलेगा भाई, प्लांट सेल के अंदर मिलेगा। ठीक है, प्लांट सेल में किस किस में मिलेगा, सॉरी, न्यूक्लियस में मिलेगा, माइट्रोकॉन्ड्रिया में मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट में मिलेगा, राइबोसोम में मिलेगा, साइटोप्लाज्म में मिलेगा। इन सब में आपको आरएनए देखने को मिलेगा। ठीक है ना। आपका जो रेड ब्लड सेल्स होता है ना, इसके अंदर कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है। ओके, और ना ही कोई माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और ना ही कोई आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ये तीनों इसके अंदर नहीं होते हैं, आरबीसी की बात करें तो। ठीक है ना, आरबीसी में ये तीनों ही आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक, हैप्लॉइड सेल के एग्जांपल होगी जैसे हाइफे। हाइफे आप आगे जाके भी पढ़ोगे, ये आपको फंजाई के अंदर देखने को मिलते हैं। ये हेड लाइक आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं फंजाई के अंदर। एक सेल हो गई, स्पर्म सेल हो गई, स्पोर्स हो गए आपके, गैमेट हो गए, सिनर्जिड हो गई, एंटीपोडल हो गई, ये सारे के सारे हैप्लॉइड सेल है। एग्जांपल याद रखने हैं। डाइप्लॉइड जिनके अंदर 2 क्रोमोसोम मिलेंगे, जैसे जायगोट, न्यूक्लियस, ओगोनियम। ट्राइप्लॉइड जिनमें तीनों आपके एंडोस्पर्म हो गए। चलो अभी इसका बताओ, ये लास्ट थी बस। अभी रो मत, रोना बंद करो, पढ़ाई करो। अभी खत्म करके देता हूँ, है ना। बताओ इसका, बताओ भाई आंसर। यार क्या क्या बोलते हो तुम लोग। चलो ये वाला बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल इन एन एनिमल सेल वुड हैव डीएनए एंड आरएनए। दोनों होगा, डीएनए और आरएनए। राइबोसोम में देखो आरएनए होता है, बट डीएनए होता नहीं होता है। तो आंसर थर्ड वाला तो गलत हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया में दोनों होते हैं आपके। चलो ये वाला बताओ अभी। इन ओव्यूल्स ऑफ एंजियोस्पर्म विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हैप्लॉइड सेल। इनमें से कौन से हैप्लॉइड सेल नहीं है आपकी, मतलब डाइप्लॉइड है। डाइप्लॉइड कौन सी आपकी, न्यूक्लियस है। बाकी सारी आपकी क्या है भाई, हैप्लॉइड है। ठीक है ना। चलो ये वाला बताओ। Which one of the following cell organelles does not possess its own genetic material encoding proteins? इनमें से किसके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, मतलब खुद का डीएनए वगैरह नहीं होता है। खुद का डीएनए किसके पास नहीं होता है। तो किसका नहीं होता भाई, राइबोसोम का नहीं होता। इसमें तो सिर्फ आरएनए होता है, बाकी सब में देखो आपको डीएनए मिलेगा खुद का।
इसका बताओ, ये न्यूक्लियस कौन बोल रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स डज नॉट पोजेस न्यूक्लिक एसिड? देखो सेम इज सेम क्वेश्चन वापस बार बार रिपीट हो रहे हैं। इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनल आपके न्यूक्लिक एसिड को क्या नहीं करता है, पोजेस नहीं करता है? न्यूक्लियोलस, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसके अंदर नहीं होगा न्यूक्लिक एसिड? देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कब से आपके आरएनए डीएनए होने लगा, इसमें तो कुछ होगा ही नहीं ना। इसमें देखो आरएनए होगा, इसमें डीएनए, इसमें डीएनए। चलो ये बताओ अभी, कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? एनडीए 1 2024 का है, डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस व्हेन क्रोमेटिन इज ओपनड अप। क्रोमेटिन organizes itself into rod-shaped structures, chromosomes, before cell division. Both prokaryotes and eukaryotes have the same process for cell division. देखो लास्ट वाला स्टेटमेंट तो एकदम गलत है ना भाई, कि बोल रहा है कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में दोनों में सेम सेल डिवीजन होता है। कहाँ होता है? दोनों में अलग अलग होता है, मिटोसिस मियोसिस। तो ये लास्ट वाला तो एकदम गलत है, लास्ट गलत है, तो ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट। दूसरा वाला एकदम सही है। देखो क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेस इटसेल्फ इनटू रोड शेप्ड क्रोमोसोम्स बिफोर सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन होने लगता है तो क्या करता है, ये इसमें कन्वर्ट कर लेता है। तो बी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो ये बताओ अभी, इन प्लांट सेल्स आरएनए बताओ किस किस के अंदर मिलेगा? आरएनए किस किस के अंदर मिलेगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं मिलता है, बाकी सब में मिलता है। न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, आपकी क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, सब में मिलता है। अब ये ना, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट ये इस चैप्टर का नहीं है। ये लास्ट में एक मिसलेनियस चैप्टर करवाऊंगा आपके ब्लड के बारे में, उस चैप्टर का है। अब इसका आंसर आपको ऑब्वियस सी बात है नहीं पता होगा। मोनोसाइट, आपके कॉन्ड्रोसाइट, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, ये एक्चुअली डब्ल्यूबीसी के सारे पार्ट है। तो ये सारे के सारे आपके एनिमल सेल के टाइप है ना? तो ये चारों के चारों आपके एनिमल सेल के क्या भाई, टाइप है। चारों के चारों क्या है, एनिमल सेल के टाइप है। किसी को पता है क्या ये क्या होते हैं? जैसे कि मोनोसाइट क्या होता है? ये डब्ल्यूबीसी में जो आपका इम्यून सिस्टम होता है ना, इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है, इम्यून सिस्टम को। ठीक है, ओके। कॉन्ड्रोसाइट आपके कहीं ना कहीं कार्टिलेज से एसोसिएटेड है। ठीक। बेसोफिल आपके अगेन डब्ल्यूबीसी का ही पार्ट है। जो आपको इन्फ्लेमेशन होती है ना, बुखार वगैरह आने लगती है, इन्फ्लेमेटरी जो रिएक्शन होता है वो यही करता है। ठीक। लिम्फोसाइट क्या होता है भाई? ये भी डब्ल्यूबीसी का पार्ट है। चलो इसका बताओ अभी, हाइफे, हाइफे क्या होता है? अरे इस सृष्टि को मत छेड़ो भाई, सृष्टि को, सॉरी। चलो इसका आंसर बताओ। हाइफे यार, हाइफे देखो आपको फंजाई के अंदर मिलेगा, थिन थ्रेड्स फॉर्म्ड बाय मेनी फंजाई, आपको थोड़ी देर पहले बताया मैंने। इसी के साथ होती है क्लास खत्म। काफी बड़ी क्लास थी, पिछले 1.5 घंटे से बोल रहा हूँ मैं, 1.5 घंटे से भी ज्यादा हो गया है, और तुम लोग कर रहे हो बातें। तो ये चैप्टर की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गई होगी कि कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना? तो इस चैप्टर को अच्छे से कर लेना। ठीक है।
जो ईमानदार होता है ना सृष्टि, वो पढ़ा सकता है इतना। वरना बेस तो क्रेश कोर्स के नाम पे भी चलते हैं। बेस तो क्रेश क्रेश कोर्स के नाम भी चलते हैं, और फाउंडेशन के नाम पे भी चलते हैं। खतरनाक खतरनाक नाम रखते हैं कोई कोई, है ना। फाउंडेशन कोर्स, क्रैश कोर्स। और कोई कोर्स का नाम होता है क्या? यार कोर्स तो कोर्स होता है। चलो फिर रात को 8:45 पे आ जाना यार, है ना। 8:45 पे अपन करंट अफेयर्स खत्म करेंगे आपका मई मंथ का, तो सभी लोग प्लीज दिख जाना वहां पे। नहीं दिखोगे तो दिक्कत की बात हो जाएगी। 8:45 नहीं, 8:30 कर लें क्या? 8:30 कर लें क्या? चलो इसको 8:30 करेंगे अपन, ठीक है ना। 8:45 नहीं करेंगे, 8:30 करेंगे। ठीक है। हाँ यूट्यूब पे आ जाना, ठीक है ना, 8:30 पे। अभी मैं लाइव शेड्यूल कर दूंगा आपकी, तो लाइव का नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। ऑनेस्ट होना ही सबसे बड़ी दिक्कत है आज के टाइम में अखंड। ऑनेस्ट वाले को सबसे ज्यादा सुनना पड़ता है। 8:30 करते हैं, ठीक है ना। प्रियांशी रहने दो, आज आज बाहर से मंगवा लो। ओके, रिकॉर्डेड देख लेना, बट आ जाना भाई, बाकी लोग आ जाना लाइव। ऐसा ना हो मैं सिर्फ अकेला ही हूँ सेशन के अंदर। ओके, चलो फिर सेशन एंड करते हैं। हाँ हाँ कर दूंगा प्रियांशु, कोई बात नहीं। बस इतनी सी बात। मैराथन में यार मेरे साथ, मेरे को पता है कोई नहीं टिकेगा जल्दी दे ज्यादा टाइम तक। ये तुम 2 घंटे के अंदर ये हालत हो गई। अब एक चीज सोचो, वन शॉट के अंदर बच्चे पेपर क्लियर करते हैं। अपने इस क्लास को देखो कितना टाइम लगा है। ये बायोलॉजी की फर्स्ट क्लास है। बायोलॉजी के फर्स्ट क्लास में मैंने देखो कोई भी बीच में ना तो आपसे बातें की है, ना कोई टाइम वेस्ट किए। इस क्लास में मेरे को टाइम लगा है 2 घंटे लगभग। तो एक चीज सोचो, लोग 4 4 घंटे के अंदर आपके वन शॉट में बोलते हैं कि हम सब करवा दिया हमने, और ये पढ़ के चले जाओ, इससे पेपर क्लियर हो जाएगा। तो ये सारी क्या है, झूठ है, इनसे दूर रहा करो। ठीक है ना। सब करवाना पॉसिबल नहीं है 4 घंटे में। ओके, चलो अभी सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।